अध्याय 351 अच्छी तरह से कहा। शांत हो जाओ, यह सिर्फ आपके कंधे पर कुछ है। काले रंग की महिला ने गुझांगुओं की आवाज पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी नाजुक भौहों को उठाया और अपने होठों को पर्स किया। गुझांगुओं ने अपने कंधे पर एक त्वरित नजर डाली और वास्तव में उसके कपड़े पर फ्लफी का एक छोटा सा टुकड़ा चिपका हुआ था। उन्होंने खांसी की और इसे जल्दी से ब्रश किया, फिर लेडी पॉइजन को एक सख्त अनुस्मारक जारी किया। फू यिरेन, आप जहर के अवतार हैं, इसलिए कृपया यहाँ रहने के दौरान किसी को न छुएं। आपने पहले ही गलती से हमारे एनएसए के 100 से अधिक सदस्यों को नुकसान पहुंचाया है और मैं उनमें से एक नहीं बनना चाहता। मैं इस पर ध्यान दूंगा, श्री गु। फू यिरेन ने जवाब दिया, लेकिन उसकी शरारती आंखों ने उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता की कमी को धोखा दिया। वह बस गुस्से से मुस्कुराई और अपनी जीभ को खेल-खेल में बाहर निकाल दिया। क्या आपने अपना मिशन पूरा कर लिया है? डोंगफांग शोयू ने जवाब दिया। फू यिरेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उछाला, हाँ श्री डोंगफांग। यह मिशन बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। वे सभी जासूस मूर्ख हैं और मुझे कुछ भी करने की जरूरत पड़ने से पहले ही गिर गए थे। मैंने उन पर कुछ लाश पाउडर का इस्तेमाल किया और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वे अब पहाड़ी पर फूलों और पौधों के लिए उपयोगी पोषण में परिवर्तित हो गए हैं। अगली बार कृपया मुझे और अधिक चुनौतीपूर्ण मिशनों में असाइन करना याद रखें। मैं इन छोटे मोटे कामों से बहुत ऊब जाता हूँ। उसने अपने मिशन पर इतने हल्के फुल्के अंदाज में रिपोर्ट की जिससे ऐसा लगता है कि हत्याएं एक दैनिक काम से ज्यादा कुछ नहीं थी। हालांकि वहां मौजूद एनएसए स्टाफ के सदस्यों के लिए जो अब एक सुरक्षित दूरी पर छिपे हुए हैं, यह सुनकर उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उन सभी ने अपनी आंखों से लाश पाउडर की शक्ति को देखा था। यह केंद्रित सल्फ्यूरिक एसिड की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली था, लेकिन रहस्यमय रूप से यह केवल मांस पर काम करता था, इसे घोल में बदल देता था, जबकि लाश के कपड़े और घिसी हुई घड़ी अछूती रहती है। जब इसे लागू किया जाता था तो सफेद धुआं एक भयानक बदबू के साथ उठता था और मांस पर प्रभाव वर्णन करने के लिए बहुत भयावह था। गुझांगुओं और डोंगफांग शोयू ने एक दूसरे को देखा और घबराहट से मुस्कुराए। लेडी पॉइजन ने जिन जासूसों को भेजा था वे दुश्मन राज्य द्वारा प्रशिक्षित कुलीन लड़ाके थे, जिनमें से प्रत्येक एक ग्रेडेड सैनिक और जंगल युद्ध के विशेषज्ञों के बराबर एक अच्छी तरह से सम्मानित किलिंग मशीन थी। निदेशकों ने निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं किया जब फू यिरेन ने उल्लेख किया कि वे जासूस सभी निम्नस्तरीय ऑपरेटिव थे। इसके बजाय उनके दिमाग में जो बात कौंध रही थी वह फू यिरेन थी, जो उन सैनिकों के जीवन को खुशी खुशी संजोती थी। ठीक है, वह मूर्ख क्या है? किंग कांग क्या कर रहा है? खिड़की से बाहर देखते हुए फू यिरेन ने देखा कि किंग कांग नीचे जमीन पर था। उसने अपनी मोहक आंखों में संदेह के संकेत के साथ गुझांगुओं पर अपनी नजर डाली जो तत्काल उत्तर के लिए इशारा कर रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गुझांगुओं ने नियमित रूप से किंग कांग और फू यिरेन दोनों के साथ जानकारी साझा की, इसलिए उन्होंने जल्दी से नीचे जमीन पर रेन माओगुआ की ओर चलने वाली दुबली आकृति की ओर इशारा किया। वह अजनबी वह है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ओह, वह तब नहीं होना चाहिए। जियांगचेंग शहर में लांग संकुई के लेयर में नरसंहार के पीछे कौन था? फू यिन ने अपनी पतली उंगली की नोक को अपने होठों पर रखा क्योंकि उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और टिप्पणी की, वह कमजोर दिखता है, क्या आपको यकीन है कि वह वही है? ग्रेडेड सैनिक रेन माओगुआ को इस व्यक्ति ने एक ही लात मारकर नीचे उतार दिया। हम संभवतः गलत कैसे हो सकते हैं? डोंगफांग शोयू ने कहा। वह कुछ नाराज था कि यह सवाल उठता रहा। इससे पहले दिन में आईटी कर्मचारियों के एक समूह ने शियाओ लो की पहचान पर सवाल उठाया और अब फू यिरेन फिर से ऐसा कर रहा था। क्या ऐसा है? फू यिरेन ने जवाब दिया क्योंकि उसने नीचे जियो लो का निरीक्षण करना जारी रखा। जैसे ही जियाओ लो ने रेन माओगुआ की ओर अशुभ कदम उठाना जारी रखा, जी सीन घबरा गया और उसे पता नहीं था कि क्या करना है। वह जानती थी कि उसे ब्रेकिंग पॉइंट तक उकसाया गया था और उसे डर था कि वह रेन माओगुआ पर अपना बेलगाम क्रोध निकालने वाला था। रेन माओगुआ गंभीर दर्द में था, विशेष रूप से उसकी गर्दन में जहां उसे लात मारी गई थी, और उसका शरीर ऐंठन में था जैसे कि उसकी रीढ़ टूट गई थी। जैसे ही रेन माओगुआ जमीन पर लेटे हुए थे, उन्हें अपने ऊपर एक छाया का एहसास हुआ। जब उसने ऊपर देखा तो उसने जियाओ लो की शातिर ठंडी आंखों में देखा। वह एक न्यायाधीश की तरह लग रहा था जो सजा सुनाने वाला था। अब मैं तुम्हें एक विकल्प दूंगा, तुम मुझसे माफी मांग सकते हो या मैं तुम्हें अपने किए पर पछतावा कराऊंगा। ये वही शब्द थे जो रेन माओगुआ ने पहले जियाओ लो से कहे थे और जियाओ लो को अब बदले में दोहराया गया था। रेन माओगुआ ने जियाओ लो को देखा और क्रोध से अपने दांत किरकिरा कर लिए। वह ऐसी मांग को कैसे स्वीकार कर सकता था जब उसके स्नेह की वस्तु जी सीन वहीं खड़ी उसे देख रही थी। यहाँ तक कि अगर वह नहीं थी तो वह कभी भी खुद को इस तरह के अपमान को स्वीकार करने के लिए नहीं ला सकता था। उसने ग्रेडेड सैनिक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान में रखा और इस अपमान के अधीन होने के बजाय मरना पसंद करेगा। वह जियाओ लो पर चिल्लाया, वाह आप मुझे अपने किए पर पछतावा करना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने अपमान के बजाय मरना पसंद करूंगा। रेन माओगुआ की आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि जियाओ लो ने अपने पैर को अपने सिर के किनारे पर रखा था, इसे कठोर जमीन पर धकेल दिया था। जियाओ लो की कार्रवाइयों ने एनएसए लड़ाकों के बीच गहरी चिंता पैदा की जो आसपास इकट्ठा हुए थे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि जियाओ लो इस तरह के क्रूर तरीके से कार्य करेंगे। जियाओ लो के पैर और कठोर जमीन के बीच अपने सिर को पकड़े हुए रेन माओगुआ ने दर्द की सभी भावना खो दी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था और उसने जो कुछ महसूस किया वह अपमान की गहराई थी जिसके अधीन ग्रेडेड सैनिक के रूप में उसका सम्मान और गरिमा थी। श्री शियाओ, मिस्टर मी मत करो। जी सीन ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने जियाओ लो की आंखों में देखा तो वह जम गई और शब्दों के लिए खो गई। जियाओ लो ने रेन माओगुआ को देखा जो अब जियाओ लो के पैर के नीचे अपनी गरिमा को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह आपका आखिरी मौका है, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप इसे ठुकराने जा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? रेन माओगुआ की आंखें लाल और अश्रुपूर्ण थी क्योंकि वह अपने दांतों को किरकिरा कर रहा था और मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह संघर्ष कर रहा था। वह जियाओ लो के पैर को हटाने में असमर्थ था। जियाओ लो का पैर एक विशाल पहाड़ की तरह था जो उसके सिर पर भारी दबाव डाल रहा था। रेन माओगुआ उन्मत्त हॉलो और स्निवल्स के बीच बारी बारी से घूम रहा था और एक दयनीय दृश्य लग रहा था। अपने दिल में वह केवल चाहता था कि वह जियाओ लो को अलग कर सके। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था, महिलाओं का पीछा करने का आपका इरादा मेरा काम नहीं है। लेकिन आपको अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए मुझ पर कदम क्यों उठाना पड़ा? मैंने आपको बार बार रुकने की चेतावनी दी थी।
लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुमने मेरे शिष्टाचार को हल्के में लिया। क्या आपको लगता है कि ग्रेड ए सैनिक के रूप में आप अजय हैं? क्या तुम नहीं समझते हो कि प्रत्येक पर्वत से परे बड़े पहाड़ हैं? आप इस तरह से दंडित होने के लायक हैं और आप केवल इसके लिए खुद को दोषी मानते हैं। ताली, ताली, ताली। भीड़ एक तरफ चली गई क्योंकि एक अच्छी तरह से बनाया गया आदमी विजेता और पराजित दोनों की ओर बढ़ रहा था, जानबूझकर अपने हाथों से ताली बजा रहा था। उसके पास छोटे बाल थे, आंखें थी जो आत्मविश्वास से भरी हुई थी और वह एक ऐसे व्यक्ति की अचूक आभा से निकला था जो कुछ भी नहीं डरता था। इस आदमी को देखते ही दबी हुई हाँफने लगी तो एनएसए सैनिकों के बीच एक मृत सन्नाटा छा गया। हर कोई अनजाने में इस आदमी के लिए रास्ता बनाने के लिए कई कदम पीछे हट गया। यहाँ तक कि रेन माओहुआ भी चौंक गए थे और ऐसा लगता है कि वह सबसे संक्षिप्त क्षण के लिए अपने दर्द और दुर्दशा के बारे में भूल गए थे। किंग कांग। जी सिंह आश्चर्यचकित हो गए और उसने सोचा कि क्या किंग कांग का आगमन एक अच्छी या बुरी बात थी या क्या यह शायद किंग कांग के लिए मामलों में मध्यस्थता करने के लिए ऊपर से एक निर्देश था। किंग कांग ने जियाओ लो को अपनी आंखों में प्रशंसा की दृष्टि के साथ देखा, इससे पहले कि उन्होंने आखिरकार ताली बजाना बंद कर दिया और कहा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत अच्छी तरह से कहा। हार्दिक शब्द और वे पूर्ण सत्य बोलते हैं। फिर वह आगे झुका और रेन माओहुआ को हिकारत से देखा। टीएसके, टीएसके, टीएसके। रेन माओहुआ, क्या आप अजय महसूस करते हैं क्योंकि आप ग्रेड ए सैनिक बन गए हैं? ठीक चेहरे पर थप्पड़ मारा गया है ना? ठीक है, आपने इसके लिए पूछा और आपको एक सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि आप खुद को विनम्र करना सीखें। अध्याय 352, किंग कांग का इरादा। उनके सही दिमाग में कोई भी किंग कांग से असहमत होने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं होगा। अपनी डराने वाली शक्ति के अलावा वह पदानुक्रम के शीर्ष पर था। इसलिए रेन माओहुआ ने किंग कांग के जवाब में फुसफुसाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने एनएसए सहयोगियों के लाभ के लिए प्रतिरोध का प्रदर्शन किया। उन्हें यह दिखाने का प्रयास किया कि वह अभी भी किंग कांग की निंदा के बावजूद अपनी गरिमा के लिए लड़ रहे थे। आपको किंग कांग होना चाहिए, एनएसए के 2 ग्रेडेस एजेंटों में से एक? जियाओ लो ने पूछा। हाँ, वास्तव में मैं हूँ। किंग किंग जियाओ लो की ओर मुड़ा, सीधा हुआ और जियाओ लो को निष्क्रिय रूप से देखा। मैंने आपका नाम बहुत पहले सुना है। आपने अकेले ही जियांगचेंग शहर में अंडरवर्ल्ड के एक घातक ट्यूमर ड्रैगन गैंग को हरा दिया और कुछ 100 से अधिक पहले ही आपके हाथों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नष्ट हो चुके हैं। मुझे कहना है कि आप निस्संदेह एक शैतान हैं और शुक्र है एनएसए शैतानों को आश्रय प्रदान करता है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या भयानक कृत्य किए हैं। इस जगह पर हम सभी को केवल एक एकीकृत नाम से बुलाया जाता है, हम सेनानी, राष्ट्र के रक्षक हैं। उसकी गहरी कर्कश आवाज खुले मैदान में गरज रही थी और वह एक सहज आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था जिसने उसे सुनने वालों में डर पैदा कर दिया था। भीड़ में शामिल एनएसए लड़ाकों ने उन शब्दों को सुनकर गर्व से अपनी पीठ सीधी कर ली, लेकिन साथ ही जियाओ लो को विस्मय में देखते हुए ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। क्या उसने कुछ 100 लोगों को अकेले मार डाला? क्या वह वास्तव में इतना खतरनाक आदमी है? तब राजा कांग मुस्कुराया और अपने स्वर को नरम करते हुए कहा, अब आप उसे छोड़ सकते हैं। वह पहले ही अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार की कीमत चुका चुका है। इतना ही काफी है। जियाओ लो ने रेन माओहुआ को देखा, जिसका सिर अभी भी जियाओ लो के पैर के नीचे फंसा हुआ था और मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसी पल जियाओ लो का अधिकांश गुस्सा पहले ही बीत चुका था और कम परेशानी, बेहतर के सिद्धांत का पालन करते हुए उन्होंने रेन माओहुआ के साथ नहीं जाने का फैसला किया। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जियाओ लो ने रेन माओहुआ के सिर से अपना पैर हटा लिया और जैसे ही रेन माओहुआ ने भागने की कोशिश की, जियाओ लो ने अचानक सीधे उसकी छाती पर एक किक दी। रेन माओहुआ की आंखें कष्टदायी दर्द से उभरी क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके सभी आंतरिक अंग हिंसक रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। लात के बल के कारण वह लगभग 6 से 7 मीटर तक कठोर जमीन पर फिसल गया और गिर गया, इससे पहले कि वह एक ढेर में गिर गया। वह एक बार हवा के लिए हाँफता था, फिर ठंड लगने से पहले उसके मुंह से खून निकलता था। हाफ। किंग कांग के हस्तक्षेप के बाद भीड़ डर गई। उन सभी को उम्मीद थी कि जियाओ लो बिना किसी घटना के रेन माओहुआ को रिहा कर देंगे। किसने सोचा था कि जियाओ लो वास्तव में रेन माओहुआ को फिर से इतनी जोर से लात मारेगा कि वह बाहर निकल गया। वह एक बर्बर है, एक पूर्ण बर्बर। हैरान सैनिकों में से कई ने जियाओ लो की छवि को अपने दिमाग में गहराई से उकेरने के लिए एक बिंदु बनाया, क्योंकि अगर वे भविष्य में इस व्यक्ति के पास भागते हैं तो उन्हें उसके चारों ओर घूमना अच्छा होगा। अपने सहयोगियों के विपरीत जी सिंह ने राहत की एक बड़ी भावना महसूस की, क्योंकि कोई भी जियाओ लो के गुस्से को उससे बेहतर नहीं समझता था। एक बार जियो लो को एक निश्चित बिंदु से परे उकसाया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन, लेकिन उस व्यक्ति को अपराध के लिए दर्दनाक कीमत चुकानी होगी। और यह देखते हुए कि रेन माओहुआ ने संघर्ष शुरू किया था और उसे क्रोधित किया था, जियाओ लो पहले से ही अधिक चरम उपायों का सहारा नहीं लेकर उदार था। जी सिंह यह निश्चित रूप से कह सकती थी, क्योंकि उसने देखा था कि जियाओ लो ने कोबरा कॉर्प्स के नेता के साथ कैसे व्यवहार किया था, इसलिए यह बिल्कुल भी कठोर नहीं था। मिस्टर मी, चलो चलते हैं और निर्देशकों से मिलते हैं। एनएसए कर्मियों की उपस्थिति में जी सिंह ने केवल जियाओ लो को मी के रूप में संबोधित किया। वह रेन माओहुआ के इलाज के लिए एनएसए के पैरामेडिक्स की व्यवस्था करने के बाद जियाओ लो के पास जल्दी से चली गई थी और उम्मीद कर रही थी कि यह घटना बिना किसी घटना के समाप्त हो जाएगी। जियाओ लो ने सिर हिलाया, अपने गुस्से के साथ अब वह स्थिति को भी बढ़ाना नहीं चाहता था। जियाओ लो ने रेन माओहुआ द्वारा दिए गए घाव पर अपनी उंगलियां चलाई। जबकि यह केवल एक मांस का घाव था, यह किसी भी तरह तेज दांतों से दिए गए घाव की तरह तेज दर्द पैदा कर रहा था। जी सिंह ने जल्दी से अपनी जेब से साफ पेपर टॉवल की एक शीट ली और उसे सौंप दी। धन्यवाद। जियो लो ने पेपर टॉवल का इस्तेमाल घाव को धुंध के टुकड़े की तरह धीरे से कवर करने के लिए किया। सौभाग्य से यह उसे विकृत नहीं करेगा, अन्यथा वह निश्चित रूप से रेन माओहुआ को अपंग कर देगा। वे दोनों अब निदेशकों से मिलने के लिए कार्यालय की इमारत में जाने लगे। अचानक किंग कांग ने जियाओ लो के रास्ते को रोकने के लिए अपना बायां हाथ उठाया। उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति पहनी थी, मुस्कान और सौम्य व्यवहार गायब हो गया था, क्योंकि किंग कांग ने अपनी थोड़ी उठाई और बिना पलक झपकाए दूर के बिंदु पर तीव्रता से देखा। उसकी आवाज का लहजा कठोर और ठंडा था और उसने कहा, मैंने तुमसे उसे रिहा करने के लिए कहा, न कि उसे लात मारने के लिए। किंग कांग ने आखिरी 3 शब्दों पर जोर दिया, क्योंकि उसने खतरनाक रूप से अपना सिर जियाओ लो की ओर मोड़ दिया, जो सीधे उसकी आंखों में एक ब्लोअर के साथ चमक रहा था।
जियाओ लो थोड़ा उलझन में दिख रहा था। उसने किंग कांग की क्रोधित आंखों में वापस देखा और उसकी भौहों के बीच गहरी खाई बन गई। उसके पास मिश्रित भावनाएं थी। एक तरफ उन्होंने पसंद किया कि इस संघर्ष को जल्दी से समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि दूसरी ओर वह किसी भी आगे के खतरों का सामना करने के लिए तैयार थे। एनएसए लड़ाकों की भीड़ डर और घबराहट में बड़बड़ा ही थी, क्योंकि उन्होंने किंग कांग की अभिव्यक्ति में अचानक बदलाव को देखा और उम्मीद की कि वह जियाओ लो पर हमला करेंगे। उनमें से किसी ने भी दो ग्रेडेस एजेंटों के बीच लड़ाई नहीं देखी थी और वे केवल इस तरह के संघर्ष में होने वाली तबाही और अराजकता की कल्पना कर सकते थे। क्या ब्यूरो के गार्डों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होगी? क्या उन्हें मशीन गन की आग के ओलों में खेत को हिलाना होगा? निस्संदेह सभी सैनिक किंग कांग के व्यवहार में अचानक बदलाव को समझते थे, क्योंकि लेडी पॉइजन के अलावा एनएसए के भीतर कोई भी सेनानी किंग कांग का अनादर करने की हिम्मत नहीं करेगा और उसका शब्द कानून था। इसलिए किंग कांग द्वारा अपनी रिहाई के लिए कहे जाने के बाद रेन माओहाओ पर हमला करने के लिए मी के नाम से जाने वाले इस व्यक्ति के लिए उसकी प्रतिष्ठा और गौरव का अपमान था। जहां तक किंग कांग का सवाल है, यह उकसावा है। मिस्टर किंग कॉन्ग, मिस्टर गो और मिस्टर डोंगफांग हमें देखना चाहते हैं, जी सीन ने कहा। किंग कांग ने तुरंत अपने हाथ हिलाए और उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ निर्देशकों के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। यह मेरी उपस्थिति उनके आदेश से है और मैं इस संघर्ष को हल करने के लिए आया हूँ। सर, क्या यह विवाद अब हल नहीं हो गया है? जी सीन ने जियाओ लो के लिए एक रास्ता खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक संपर्क अधिकारी के रूप में भी उन्हें किंग कांग के साथ व्यवहार करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ा। वह रेन माओवा की तरह केवल ग्रेडे सेनानी नहीं थे, उनके स्तर के बीच बहुत बड़ा अंतर था। एक एकल ग्रेडेस ऑपरेटर एक दर्जन से अधिक ग्रेडे सैनिकों को थोड़ी परेशानी के साथ कुचल सकता था। वह पहले भी किंग कांग की फाइलों को पढ़ चुकी थी और जब भी वह किसी मिशन के दौरान गुस्से में जाता था तो वह अपने दुश्मनों को एक साथ तोड़ देता था और उन्हें कीमा के ढेर में बदल देता था। जब वह क्रोधित अवस्था में होता था तो वह बहुत क्रूर हो सकता था। हल हो गया? किंग कांग ने गुस्से से रेन माओहुआ की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे देखो, आप इसे हल कहते हैं। तो अब आप वास्तव में क्या चाहते हैं? हर कोई चुप रहने के लिए चौंक गया था, जबकि जी सीन तुरंत जम गया और महसूस किया कि उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया है। बोलने वाला जियाओ लो था और उसकी आवाज शांत थी, क्योंकि वह बिना किसी हिचकिचाहट के किंग कांग की आंखों में लगातार घूर रहा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। किंग कांग की आवाज गरज रही थी, क्योंकि अचानक उसके चेहरे पर एक भयानक भाव भर गया था और उसकी आंखें बढ़ते क्रोध से भर गई थी। मैं बस तुम्हें हराना चाहता हूँ, या शायद यह आप हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। जियाओ लो ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि इस संघर्ष का कोई अंत नहीं होगा। शुरू में उन्होंने सोचा था कि यह आदमी तटस्थ था, लेकिन अब वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि किंग कांग ने पहले से ही तय कर लिया था कि वह दृश्य पर आया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियाओ लो ने रेन माओहुआ को लात मारी या नहीं, क्योंकि यह आदमी अभी भी उससे लड़ने का कारण लेकर आएगा। जियाओ लो इस व्यक्ति की आंखों में देखने से बता सकता था लड़ने की उसकी इच्छा पहले छिपी हुई थी, लेकिन फिलहाल उसका इरादा अचूक था। मिस्टर किंग कांग, कृपया कोई परेशानी पैदा न करें। एनएसए को गार्ड तैनात करने के लिए मजबूर न करें। आप वास्तव में शोर कर रहे हैं। किंग कांग नाराज था। वह जी सीन को चुप कराने के लिए चिल्लाया, क्योंकि उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया था। किंग कांग का थप्पड़ केवल धीमी गति से दिया गया था, लेकिन यह अभी भी एक भारी झटका होगा। जी सीन अपनी शक्ति की आभा को महसूस कर सकती थी, क्योंकि घातक हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था, जिससे उसके बाल अंत में खड़े हो गए और सहज रूप से उसने इसे अवरुद्ध करने के लिए अपनी बाह उठाई। लेकिन शियाओ लो उससे एक कदम तेज था और एक विभाजित सेकंड में उसने झटका को रोकने के लिए अपनी बाईं हथेली को बाहर निकाल दिया। किंग कांग की कलाई को किसी भी नुकसान से पहले मजबूती से पकड़ लिया। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मैं आपको साथ रखने के लिए तैयार हूँ। एक महिला पर कठोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शियाओ लो घबरा गया। दिलचस्प है, मैं आपको थोड़ा और पसंद करना शुरू कर रहा हूँ। किंग कांग ने हंसते हुए कहा, अब अपने असली इरादों को छिपाया नहीं है। जिस क्षण से उन्होंने जियाओ लो की ताकत का प्रदर्शन देखा, उन्होंने पहले से ही जियाओ लो के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मन बना लिया था। इसका रेन माओहुआ से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि जियाओ लो जैसे प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें रोमांच और उत्साह की एक अकथनीय भावना दी, क्योंकि सभी सच्चे चैंपियनों की तरह यह साबित करने की निरंतर आवश्यकता थी कि वह अभी भी सर्वश्रेष्ठ था। अध्याय 353, जंगली द्वंद्व। जिन गैंग क्या कर रहा है? उसे लड़ाई रोकनी चाहिए, इसके बजाय वह मिस्टर मी का सामना क्यों कर रहा है? कार्यालय की इमारत की चौथी मंजिल से डोंगफांग शुयू को देखना परेशान करने वाला था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया गैस मास्क के नीचे छिपी हुई थी और दूसरों द्वारा अनदेखी बनी हुई थी। फू येरेन ने हंसते हुए कहा, क्या यह बहुत स्पष्ट नहीं है? वह मूर्ख श्री मी का परीक्षण करना चाहता है। क्या बात है, कौशल की तुलना करने का क्या मतलब है, जब हम सभी एनएसए के लिए काम कर रहे हैं? डोंगफांग शोयू नाराज था और अपने सहायक की ओर मुड़ रहा था। उसने आदेश दिया, जल्दी से गार्ड को सतर्क करें। मैं चाहता हूँ कि लड़ाई तुरंत बंद हो जाए। रुको, गुझांगुओं ने डोंगफांग शोयू पर अपने दोनों हाथ उठाए। गुप। डोंगफांग शोयू ने उसे उत्सुकता से देखा। वे एनएसए के शीर्ष योद्धा थे और उनमें से किसी को भी चोट लगने से एनएसए की परिचालन क्षमताओं पर काफी प्रभाव पड़ेगा। गुझांगो एक अच्छे कारण के साथ आने में असमर्थ था और उसने एक लंबी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जब उसने कहा, उन्हें थोड़ी देर के लिए घूमने दो, क्या हम करेंगे? क्या? गु, मुझे आशा है कि आप बहुत जागरूक हैं कि आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं। गुझांगो शांति से मुस्कुराया और जवाब दिया, आप जानते हैं कि जिन गैंग उसे आसानी से जाने नहीं देगा। यदि आप उसे अभी रोकते हैं तो वह बस मी पर जाने का एक और अवसर ढूंढ लेगा। वैसे भी मैं भी जानना चाहता हूँ कि मी कितने समय तक जिन गैंग के हमले का सामना कर सकता है। अरे, क्या तुम उस आदमी को तुच्छ समझते हो? आश्चर्यचकित न हो कि वह उस मूर्ख जिन गैंग से बेहतर है। फू येरेन ने हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। वज्र बॉडी डिफेंडिंग डिवाइन स्किल अपने उपयोगकर्ता को गोलियों और पलकों के प्रति असुरक्षित बना देगा। एक पूर्ण टक्कर में यहाँ तक कि एक भारी बख्तरबंद टैंक भी अक्षम हो जाएगा। इसके आधार पर जिन गैंग पहले से ही अपराजेय है, गुझांगुओं ने कहा। फू येरेन ने कहा, हम आप सही हो सकते हैं। वैसे भी मुझे जाने दो और वहां नीचे देखो। मी काफी दिलचस्प लगता है और मैं उसके साथ थोड़ा और परिचित होना चाहता हूँ। एक और शब्द के बिना फू येरेन दरवाजे की ओर मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शियाओ लो और जिन गैंग अब ट्रेनिंग ग्राउंड में चले गए थे।
प्रशिक्षण मैदान गोभी के एक छोटे से टुकड़े जैसा दिखता था, जो किसी भी विवरण से एक धूल का कटोरा था, जहां हल्की हवा भी इसकी सूखी सतह पर महीन धूल और रेत के झोंके भेज देती थी। शियाओ लो और जिन गैंग तैयार खड़े थे, 10 मीटर से अधिक की दूरी पर। लड़ाकों के युद्ध में शामिल होने से पहले ही भीड़ उनके दोनों आभा को महसूस कर सकती थी। हवा उनकी आंतरिक ऊर्जा के बढ़ते स्तर के साथ फट रही थी और लड़ाई से पहले दबाव बढ़ रहा था। क्या वे झगड़ा करने जा रहे हैं? वे दोनों लेवलेस सैनिक हैं, क्या यह हाथ से बाहर नहीं होगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। यह केवल संघर्ष है और जीवन और मृत्यु का द्वंद्व नहीं है, इसलिए मुझे संदेह है कि वे सब कुछ करेंगे। अगर यह सिर्फ स्पैरिंग है, तो जिन गैंग निश्चित रूप से विजेता होगा। मत भूलो, न तो गोलियां और न ही ब्लेड उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे मारने का कोई तरीका नहीं है। दर्शकों ने एक सुरक्षित दूरी पर सड़क के किनारे इकट्ठा होने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने अभी भी फुसफुसाहट में अपनी चर्चा जारी रखी, दोनों लड़ाकों का ध्यान आकर्षित करने और नाराजगी व्यक्त करने के लिए अनिच्छुक। जी सीन बहुत चिंतित हो रही थी, और यह जानते हुए कि अगर उसने कोशिश की तो वह इस द्वंद्व को रोक नहीं सकती थी, वह आने के लिए पूरी तरह से गार्ड पर निर्भर थी। लेकिन थोड़ी देर हो चुकी थी जब उसने उन्हें सतर्क किया था, फिर भी गार्ड का कोई संकेत नहीं था। अंदर से जी सीन को संदेह था कि इस द्वंद्व की व्यवस्था करने में प्रमुख का हाथ हो सकता है। क्या एक और उद्देश्य था जिन गैंग को नीचे भेजा गया था, और क्या यह हो सकता है कि प्रमुख जियाओ लो की सीमा का परीक्षण करना चाहता था? मुझे आशा है कि आप मुझे आश्चर्यचकित कर सकते हैं। जिन गैंग गरज उठा और एक भयंकर आवेश में जियाओ लो की ओर झुका। उसकी दहाड़ पूरे मैदान में गूंज रही थी, जिससे सड़क के किनारे इकट्ठा हुए दर्शक भयभीत हो गए थे, और वे सभी दिशाओं में ऊर्जा तरंगों की तरह उसकी आभा को महसूस कर सकते थे। जिन गैंग तेजी से मापा कदमों में तेजी से आगे बढ़ा, और जैसे ही वह अंदर बंद हुआ, उसने एक अजय जानवर की तरह एक हमलावर पैटर्न में अपनी विशाल बाहों को घुमा दिया। युद्धबंदी। शियाओ लो शांत रहे और लोहे की मुट्ठी से टकराने से ठीक पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अपनी दाहिनी हथेली से आने वाले पंच को रोक दिया, आगे की ओर झुक गए और अपनी आंतरिक ऊर्जा को अपने दाहिने हाथ में डाल दिया। प्रभाव की जबरदस्त शक्ति गगनभेदी थी, और वे युद्ध में बंद दो क्रूर ड्रैगन की तरह थे। उनकी ऊर्जा को दूर से देखने वालों द्वारा भी महसूस किया जा सकता था। जिस जमीन पर वे खड़े थे, वह प्रभाव से कांप गया, और धूल और रेत उनके चारों ओर घूम रही थी। जिन गैंग के क्रूर हमले को रोक दिया गया था, लेकिन इसने जियो लो को लगभग 2 से 3 मीटर पीछे धकेल दिया, जिससे जमीन में 2 गहरे गड्ढे रह गए। जियाओ लो ने अपना संतुलन हासिल करने के लिए अपने दाहिने पैर को जमीन में पटक दिया और कम चौड़ी मुद्रा में तैयार रहा। हम बिल्कुल बुरा नहीं है, हा हा हा। जिन गैंग को उन्मादी हंसी आई, और तुरंत शिकार पर एक बाघ की तरह जियाओ लो पर टूट पड़ा। इस बार उसने लगातार हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। शियाओ लो का डिफेंस चुनौती के लिए तैयार था। उनके उत्कृष्ट फुटवर्क ने उन्हें जिन गैंग के उग्र हमलों से दूर रखा, क्योंकि वह अपने विरोधी के चारों ओर नृत्य करते थे और चतुर निर्णय के साथ अपने हमलावर की चाल का अनुमान लगाते थे। जिन गैंग ने शियाओ लो पर लगातार कम हमले किए, लेकिन शियाओ लो ने पलटवार करते हुए उनके हमले का जवाब लातों से दिया। दोनों लड़ाकों ने अब अपनी मुट्ठी से हिंसक हमलों का आदान प्रदान किया, हथौड़े के बल से वार किया, और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उनकी सांस लेना अधिक कठिन हो गया। लेकिन लड़ाई जारी रही, और दोनों लड़ाकों की लगातार पिटाई से जमीन हिल गई। पूरे मैदान में धूल के बादल मंडरा रहे थे। जैसे जैसे द्वंद्व युद्ध जारी रहा, घूमती धूल अब कोहरे की तरह दिखाई दी और दृश्यता काफी कम हो गई। यह सचमुच युद्ध का कोहरा था। दर्शक लड़ाकों में से किसी को भी नहीं देख सके और केवल वार और ग्रंट की आवाजें सुनी, क्योंकि जियाओ लो और जिन गैंग दोनों पूरी तरह से धूल के बादल में डूबे हुए थे। सड़क किनारे से द्वंद्व युद्ध देख रहे एनएसएस सैनिकों के लिए वे उन दो सेनानियों से विस्मय में थे, जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में लगातार संघर्ष कर रहे थे। यह मनुष्यों के बीच द्वंद्व युद्ध नहीं लड़ रहा था, बल्कि दो प्राचीन जानवरों के बीच लड़ाई थी। जी सीन चिंता से दूर हो गई थी, और वह शियाओ लो की सुरक्षा के डर से पीली दिख रही थी। वह जानती थी कि जिन गैंग एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। बूम बूम बूम। द्वंद्व की तीव्रता बुखार की पिच तक पहुंच रही थी, क्योंकि धूल के बादल के भीतर से गड़गड़ाहट की तरह जोरदार प्रहार गूंज रहे थे। कुछ तो देना ही था, क्योंकि लड़ाकों के पास इसे और अधिक समय तक बनाए रखने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक एक आकृति तोप के गोले की तरह घूमती धूल की आंधी से उड़ गई और लगभग 10 मीटर दूर जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गति ने जिन गैंग को नंगी जमीन पर एक बहती कार की तरह गिरा दिया, जिससे धूल और रेत का निशान बढ़ गया। क्या यह था जियो लो? हर कोई उस व्यक्ति को बेहतर तरीके से देखने के लिए भौचक्का हो गया, लेकिन दृश्यता इतनी खराब थी कि कोई भी उसे तुरंत बाहर नहीं निकाल सका। अचानक धूल के बादल से एक अकेला व्यक्ति बाहर निकल गया, धीमी और स्थिर कदम उठाते हुए। यह जियाओ लो था। वह गंभीर लग रहा था, और उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके शरीर पर गंभीर चोटें नहीं आई थी। हर कोई रो रहा था। इसका मतलब यह होगा कि जिस आदमी को पहले उड़ान भरकर भेजा गया था, वह कोई और नहीं बल्कि जिन गैंग था। वे अचानक जियाओ लो के खौफ में थे, क्योंकि कोई भी विश्वास करना शुरू नहीं कर सकता था कि जिन गैंग को एक प्रतिद्वंद्वी द्वारा हराया जा सकता है। अरह! बिना किसी चेतावनी के प्रशिक्षण मैदान में एक गगनभेदी दहाड़ गूंज उठी। जिन गैंग ने खुद को उठाया और अपना होश हासिल कर लिया था। अनियंत्रित क्रोध के साथ उसने जियाओ लो पर आरोप लगाया, जिससे उसके पीछे धूल का निशान घूम गया। वह वज्र शरीर का बचाव दिव्य कौशल का उपयोग कर रहा है। भीड़ में से किसी ने जब जिन गैंग की सुनहरी त्वचा देखी तो चिल्लाया, यह बहुत दिलचस्प हो रहा है, इसे ले लो। जिन गैंग जियाओ लो के करीब आ रहा था, और जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने की तैयारी कर रहा था, तो उसकी जकड़ी हुई लोहे की मुट्ठियों से एक मजबूत आभा निकल रही थी। इससे पहले कि जियाओ लो प्रतिक्रिया दे पाता, जिन गैंग अचानक उस पर था, और जियाओ लो ने जो कुछ भी देखा वह सुनहरी रोशनी की एक चमकती लकीर थी। शियाओ लो ने अपनी आंखें झुकाए रखी और आखिरी सेकंड में जिन गैंग के मुक्के को देखा, और इस झटके से बचने का कोई तरीका नहीं होने के कारण उसने अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं की रक्षा के लिए अपने शरीर के सामने अपनी बाहों को पार कर लिया। युद्धबंदी। यह एक शक्तिशाली पंच था और जियो लो को हिंसक रूप से हिला दिया, सभी दिशाओं में रेत और धूल उड़ा दी। जियाओ लो को लगा जैसे उसे एक भागती हुई ट्रेन ने तोड़ दिया था, और उसके शरीर को हिंसक रूप से फेंक दिया गया था। जिन गैंग की तरह वह पहले जमीन पर जोर से उतरा और आराम करने से पहले 20 मीटर तक गिरता रहा। अध्याय 354 शक्ति की रिहाई। युद्धबंदी। यह एक क्रूर झटका था, और जियाओ लो को हिंसक रूप से वापस फेंक दिया गया, फिर कई मीटर तक रेतीली जमीन के साथ गिरना जारी रखा, जिससे रेत और धूल का निशान पड़ गया।
सड़क के किनारे से देख रहा हर कोई सरासर शक्ति के क्रूर प्रदर्शन से विस्मय और भयभीत दोनों था। दोनों लड़ाकों ने एक दूसरे पर जो वार किए थे उसे देखते हुए यहाँ तक कि एक बख्तरबंद वाहन को भी लुगदी में तोड़ दिया गया होगा। नहीं, श्री जियाओ लो। जी सींग गुस्से में चिल्लाई क्योंकि वह जियाओ लो को घबराहट से देख रही थी जिसे नीचे गिरा दिया गया था और अब वह जमीन पर पड़ा था। हालांकि वह शियाओ लो के कौशल और हिट लेने की उनकी क्षमता से अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन आयरन मैन जैसा सुपर हीरो भी इस तरह का करारा झटका लेने के बाद गंभीर रूप से घायल हो जाता। बेहतर है कि तुम उठ जाओ, ऐसा व्यवहार मत करो जैसे तुमने दिन के लिए किया है। जिन गैंग ने अपने गिरे हुए दुश्मन पर व्यंग्य किया, सोने में चमकती दिव्य मूर्ति की तरह गर्व से खड़ा था। उसका सुप्रभाषित और मांसल शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और भीतर से कच्ची शक्ति की आभा फैल रही थी। जियाओ लो ने अपने दांतों को भींच लिया, अपनी मुट्ठी को जमीन में पटक दिया। उसने धीरे धीरे खुद को उठाया। उसके सिर के ऊपर से उसके चेहरे के बाईं ओर खून बह रहा था और उसकी आंखें अनियंत्रित क्रोध से झुक गई। उसकी आत्मा के भीतर से दुर्भावना की एक अंधेरी आभा निकली जिससे पूरे मैदान में एक ठंडी हवा फैल गई। जियाओ लो गंभीर और डरावना लग रहा था और उसकी आंखों में एक खून चमक रहा था। ओह नहीं, उसके अंदर का जानवर जाग गया है। जी सींग हाँफ रही थी और वह हिल रही थी क्योंकि वह किसी और से बेहतर जानती थी कि जब जियाओ लो को उकसाया जाएगा तो वह एक जंगली जानवर में बदल जाएगा। उसके पास अभी भी ज्वलंत यादें थी कि कैसे जियाओ लो बदल गया जब उसने लो पर्वत में कोबरा मर्केनेरीज को नष्ट कर दिया और जिस राक्षस का उसने सामना किया था वह आज भी उसे डराता है। लेकिन उसके डर के बावजूद जियाओ लो के मौन स्वभाव के बारे में कुछ ऐसा था जो जी सींग को आकर्षित करता था। जाग गया? क्या जाग गया है? फू येरेन की जिज्ञासा शब्द के उल्लेख से बढ़ गई थी। उसने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ जी सींग की ओर शालीनता से कदम रखा। अपने काले सूट में आश्चर्यजनक लग रही थी जिसने उसकी गोरी त्वचा और पतले रूप की प्रशंसा की। जी सींग से बात करते करते उसकी निगाहें द्वंद्व पर टिकी थी। जी सींग चौंक गई और उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई जब उसने मीठी खुशबू का एक वफा पकड़ा। उसने सहज रूप से अपनी नाक को ढक लिया और पीछे हट गई। फू येरेन को भयानक डर के साथ घूर रही थी। अन्य एनएसएस सैनिकों ने जब अचानक फू येरेन की उपस्थिति को देखा तो वे घबरा गए और उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हुए पीछे हट गए। फू येरेन लेडी पॉइजन ग्रेडिस एजेंटों में सबसे खूंखार था और यहाँ तक कि जिन गैंग ने भी तुलना नहीं की जब यह डरकारक के नीचे आया। वह एक जैविक विसंगति थी, प्रकृति की संकी थी और उसके शरीर के हर हिस्से में शक्तिशाली विषाक्त पदार्थ थे। यहाँ तक कि उसकी निकटता में होने से एक व्यक्ति त्वचा की एक परत बहा सकता है और उसके जहर के शिकार हो सकता है। दिखने में वह शब्द के हर अर्थ में एक सुंदरता थी, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वह मौत की एक गिरी हुई और भयानक परी थी। फू येरेन ने अपने आकस्मिक व्यवहार को बनाए रखा और भीड़ की घबराई हुई प्रतिक्रियाओं की उपेक्षा की। द्वंद्व युद्ध से अपना ध्यान हटाकर जी सींग की ओर मोड़ते हुए उसने कहा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसमें क्या जा गया है? नहीं, कुछ नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि श्री जियाओ नाराज है, गुस्सा है। फू येरेन ने अपनी नाक नीचे देखी और भौहें सिकोड़ी। ठीक है, यह इस द्वंद्व को थोड़ा और दिलचस्प बना सकता है। उसने चुटकी ली। इसके बाद वह वहां से चली गई और पास में ही पत्थर की एक बड़ी पटिया पर बैठ गई। वह अपने पैरों को सुरुचिपूर्ण ढंग से पार करके बैठी थी और जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी बाहों को उठाया, दो छोटे हरे रंग के नाग उसकी विशाल आस्तीन से बाहर निकल आए और उसकी बाहों के चारों ओर कुंडली मारकर अपनी रक्तलाल जीभ को फ्लिक कर रहे थे। फू येरेन ने सांपों के साथ पालतू जानवरों की तरह खेला। उसने प्रशिक्षण मैदान पर सामने आने पर अपनी नजरें घुमाई। फू येरेन के पालतू सांप आतंक पीड़ित एनएसएस सैनिकों के नोटिस से बच नहीं पाए क्योंकि वे छोटे हरे सांप बांस के गड्ढे वाइपर थे जो एक बेहद जहरीली प्रजाति थी। यदि किसी व्यक्ति को एक ने काट लिया था तो घाव कष्टदायी दर्द का कारण होगा, जल्दी से फफोले में सूज जाएगा और मतली और सिरदर्द का अनुभव होगा और एंटीटॉक्सिन सीरम के बिना काटने से जीवन को खतरा हो सकता है। प्रशिक्षण मैदान पर जिन गैंग के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कुराहट थी क्योंकि उन्हें आखिरकार सामना करने के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिला। जियो लू को तिरस्कार की हवा से घूरते हुए उन्होंने कहा, तो बहुत अच्छा, चलो लड़ाई जारी रखे जैसे कि कल कोई नहीं है। शियाओ लो ने अपने विरोधी को एक ठंडी चकाचौंध दी क्योंकि उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अंगूठे दिए। एक पल के लिए जिन गैंग ने सोचा कि जियाओ लो अपने कौशल को स्वीकार कर रहा था, लेकिन फिर जियाओ लो ने अपने अंगूठे को नीचे की ओर इंगित करने के लिए अपनी कलाई घुमाई और उसका अर्थ स्पष्ट था, आप मर गए। हाफना। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बाद पूरे ट्रेनिंग मैदान में सन्नाटा छा गया। कोई भी आदमी जिन गैंग का इस तरह से अपमान नहीं कर सकता था और इससे बच नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई नियंत्रण से बाहर होने वाली थी। जैसा कि भीड़ ने उम्मीद की थी, जिन गैंग की अभिव्यक्ति तुरंत काली हो गई और उसका चेहरा एक भयानक पसीना के साथ विकृत हो गया। बिना किसी चेतावनी के जियाओ लो ने एक गगनभेदी दहाड़ छोड़ी और जिन गैंग की ओर जमीन पर गिर गई। जियाओ लो ने 10 तेजी से कदम आगे बढ़ाए, फिर अचानक उसने जिन गैंग की सीमा में आने से ठीक पहले अपने शरीर को छलांग लगाई और घुमाया और अपनी सभी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके नीचे की ओर मारा। जियाओ लो ने जो डरावनी शक्ति फैलाई थी उससे हर कोई कांप रहा था। उन्हें अब एहसास हुआ कि रेन माओवा ने अपनी लड़ाई सिर्फ किसी से नहीं गंवाई क्योंकि यह आदमी वास्तव में एक स्तरस प्रतिपादक था। यहाँ तक कि फू येरेन भी जियाओ लो के शक्ति प्रदर्शन से आश्चर्यचकित थे और सराहना में सिर हिलाया। जियाओ लो के निष्पादन की गति और शक्ति नायाब थी और जिन गैंग समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। जिन गैंग की स्ट्राइक रेंज में पहुंचने से पहले शियाओ लो ने जैसे ही छलांग लगाई और घूमा, उसने अपने शरीर को मोड़ लिया और अपने दाहिने पैर से एक विनाशकारी किक मारी जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर वार हुआ। बूम! किक का विस्फोटक बल पूरे मैदान में गूंज उठा और ऊर्जा के विस्फोट ने सेनानियों के चारों ओर धूल के एक घूमते बादल को उड़ा दिया। यहाँ तक कि झांगो और डोंगफांग शोयू कार्यालय की इमारत से देख रहे थे, सांस लेने में असमर्थ थे। जैसे ही उन्होंने प्रशिक्षण मैदान को देखा, उन्होंने बम गड्ढों से अटे एक युद्ध के मैदान की तस्वीरें देखी। जैसे ही धूल का बादल साफ होने लगा, एक और अविश्वसनीय दृश्य का अनावरण किया गया। अविश्वसनीय रूप से जियाओ लो का पैर अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी की गर्दन के खिलाफ था, अपने दूसरे पैर से खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि जिन गैंग दृढ़, सीधा और लंबा खड़ा था, जिसमें घायल होने का कोई संकेत नहीं था। जैसे ही धूल आखिरकार शांत हो गई, सभी को अचानक एहसास हुआ कि जिन गैंग जिस जमीन पर खड़ा था वह 1 मीटर गहरा धंस गया था। हाँ, बहुत बढ़िया।
आप अच्छे हैं, वास्तव में अच्छे हैं। जिन गैंग की भयावह हंसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसने जियाओ लो को खून से लथपथ आंखों से देखा और उसने अपने दोनों हाथों को जियाओ लो के दाहिने पैर के चारों ओर स्टील के प्लर्स की एक जोड़ी की तरह दबा दिया था। अब लड़ाई के नियंत्रण में जिन गैंग ने हथौड़ा फेंकने वाले की तरह अपने शरीर को 2 बार घुमाया और शियाओ लो को एक शक्तिशाली सांस के साथ दूर फेंक दिया। शियाओ लो कुछ दूरी तक हवा में उड़ते रहे और फिर 2 मीटर ऊंची प्रशिक्षण दीवार से टकराकर बम की तरह गिर गए। फेंकने के बल ने उसे दीवार के माध्यम से 3 मीटर और उड़ने के लिए भेजा, इससे पहले कि वह ईंट बिखरे हुए जमीन पर उतरे। एनएसएस सैनिक कांप गए क्योंकि वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि अगर वे जियाओ लो के जूते में होते तो उन्हें कैसा महसूस होता। वे सभी आखिरकार 2 ग्रेडेड सेनानियों के बीच एक लड़ाई देख चुके थे। हर किसी के पास मिश्रित भावनाएं थीं, वे निस्संदेह विस्मय में थे और साथ ही उत्साह, सदमे और भय के क्षण थे। द्वंद्व के परिणाम के बावजूद जियाओ लो ने उनका सम्मान और अनुमोदन अर्जित किया था। थोड़ी दूर से फू येरेन तुरंत खड़ा हो गया। उसने चिंता की दृष्टि से जियाओ लो को ध्यान से देखा। जिन गैंग के हमले से बहुत से लोग बच नहीं सकते थे और हालांकि वह यहाँ एक पर्यवेक्षक के रूप में थी, लेकिन उन्होंने इस द्वंद्व को बढ़ने देने का इरादा नहीं किया। अध्याय 355 18 ड्रैगन सबड्यूसिंग पाम्स। टक्कर। शियाओ लो के हिंसक तरीके से टूटने के कारण ईंट की दीवार उखड़ गई और कई मीटर आगे जाकर धूल के बादल में फैल गई। जियाओ लो के कपड़े सभी फटे और फटे हुए थे और उन्हें गंभीर चोटें आईं। लेकिन इसने केवल उसे उत्तेजित करने और उसकी लड़ाई की भावना को बढ़ाने का काम किया। वह जिन गैंग से लगभग 15 मीटर दूर चुपचाप लड़खड़ाकर बैठ गया। फिर ये जिनजिन की पुनर्स्थापनात्मक शक्तियों का उपयोग करते हुए उसने शांति से अपने आंतरिक भावों को ठीक किया। हम उन्हें अब और लड़ाई जारी नहीं रखने दे सकते, उन्हें रोकने के लिए गार्ड भेजें। जमीन को देखते हुए कार्यालय में डोंगफांग शोयू बहुत चिंतित हो रहा था। वह देख सकता था कि उसके 2 बेशकीमती ग्रेडेस एजेंटों के बीच मामला हाथ से निकल रहा था। यह ठीक होता अगर यह एक स्पैरिंग मैच के रूप में रहता, लेकिन यह अब जीवन और मृत्यु की प्रतियोगिता में विकसित हो गया था और उसे इसे रोकना पड़ा। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति मारा जाता है या स्थायी चोट लगती है तो एनएसए को भारी नुकसान होगा। गुझांगो ने नाराजगी जताई और आदेश को अनदेखा करने का फैसला किया। गुस्से में डोंगफांग शोयू चिल्लाया, आप क्या सोच रहे हैं, ओल्ड श्रीमी ने पहले ही अपनी क्षमता साबित कर दी है। अगर वे लड़ते रहें तो वे एक दूसरे को स्थायी रूप से घायल कर सकते हैं। क्या आप हमारे 2 कीमती ग्रेडेस योद्धाओं को विकलांग बनते देखना चाहते हैं? गुझांगो अकड़ गया और एक लंबी सांस छोड़ते हुए वह झुक गया। ठीक है, गार्ड को उन्हें रोकने के लिए ले जाओ। 1 सेकंड के लिए प्रतीक्षा करें। अचानक उनके पीछे से एक पुरानी और धुंधली आवाज आई। गुझांगो और डोंगफांग शोयू दोनों आश्चर्यचकित हो गए और उनके भाव उस क्षण बदल गए जब उन्होंने अपने आगंतुक को देखा। तुरंत वे सीधे खड़े हो गए और उस आदमी को सलाम किया क्योंकि वे एक बेहतर अधिकारी होंगे। प्रशिक्षण मैदान पर वापस जियाओ लो उपचार प्रक्रिया और कुछ आराम के बाद बहुत बेहतर दिख रहा था। वह धीरे धीरे उठा और जिन गैंग को देखा जो नई ऊर्जा और लड़ने की भावना से भरा हुआ था। चलो व्यापार पर वापस आते हैं। जिन गैंग स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे, उन्हें विश्वास करना मुश्किल था कि जियाओ लो केवल आराम करके इतनी कम अवधि के भीतर ठीक हो सकते हैं। लेकिन जिन गैंग शिकायत नहीं कर रहा था और जहां तक उसका संबंध था, यह एक बहुत अच्छी बात थी। वह काफी समय से ऐसे निपुण प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिला था। उन्होंने बिना रुके लड़ने का मौका गवा दिया, इसलिए यह एक स्वागत योग्य बदलाव से कहीं ज्यादा था। उसने अपनी गर्दन घुमाई और अपने कंधों को कई बार घुमाया, फिर वह तैयार हो गया। ठीक है, चलो जारी रखते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना जवाब समाप्त किया, उन्होंने जियाओ लो पर जमकर हमला किया। 5 मीटर की छोटी दौड़ के बाद हवा में छलांग लगाई, जो हमले के लिए तैयार अपनी मुट्ठी के साथ तैयार थे। जिन गैंग अपनी भारी शक्ति पर निर्भर थे और उन्होंने अपनी चाल को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपनी दाहिनी मुट्ठी को उजागर किया, जिसका इरादा जियाओ लो को एक ही झटके में मारना था। जिन गैंग ने एक दुर्घटनाग्रस्त पहाड़ की भयानक ताकत से प्रहार किया। जैसे ही जिन गैंग ने मोर्चा संभाला, शियाओ लो एक क्रूर भेड़िए की तरह चिल्ला रहा था जब वह चुनौती को पूरा करने के लिए दौड़ रहा था। बीच हवा में जब विरोधी आपस में भिड़ गए तो दर्शक खुशी से झूम उठे। बूम! जियाओ लो बिजली की तेज चमक रहा था और उसका हड़ताली हाथ जिन गैंग की भारी मुट्ठी में टकराने वाली एक लकीर वाली उल्का जैसा दिखता था। उनकी मुट्ठियां एक जोरदार विस्फोट में मिली और ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर हवा में फैल गई। दोनों सेनानियों को तुरंत वापस फेंक दिया गया क्योंकि बल उनके दोनों कांपते हुए शरीरों के माध्यम से बढ़ गया था। वे झटका झेलने में कामयाब रहे और सभी चौकों पर उतरते हुए अपना पतन तोड़ दिया। भीड़ एक बार फिर कांपने लगी क्योंकि ठंड उनके रोंगटे खड़े कर देने लगी। वे 2 सहकर्मी सेनानियों द्वारा प्रदर्शित तकनीकों और कौशल से आश्चर्यचकित थे। अगर उन्होंने खुद इसे नहीं देखा होता तो वे विश्वास नहीं करते कि इस तरह के करतब मानवीय रूप से संभव थे। ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत। जी सीन ने निगल लिया और उसकी आंखें अविश्वास में खुली थी। वह पहले से ही जानती थी कि जियाओ लो के पास क्या क्षमताएं हैं, लेकिन यह उसकी अपनी अपेक्षा से 1 मील अधिक है। वह आश्चर्यचकित थी कि कैसे जियाओ लो ने गंभीर चोटों के बिना जिन गैंग के साथ आमने सामने लड़ने के लिए अपने शरीर को वातानुकूलित किया था। वह नहीं जानती थी कि मर्केनरीज के राजा के संविधान और ये जिंजिंग के संयुक्त प्रभाव ने जियाओ लो की रक्षा की और उनकी उपचार प्रक्रिया को तेज कर दिया। यहाँ तक कि एक व्यापक तलवार से काटे जाने के परिणामस्वरूप केवल एक महत्वहीन घाव होगा। यह आदमी बहुत बुरा नहीं है और बहुत सुंदर भी है। फू येरेन ने आकर्षण के संकेत के साथ जियाओ लो को देखते हुए खुद को धीरे से बुदबुदाया। शियाओ लो चारों ओर से खड़ा था जैसे कोई जंगली जानवर हमला करने के लिए तैयार हो। दोनों लड़ाके एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे, न पलके झपका रहे थे। घातक इरादे से हवा मोटी थी। हाँ, 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम खरीदने पर बधाई, आपके खाते से 1,50,000 अंक जमा किए जाएंगे। जियाओ लो के दिमाग में सिस्टम डिजिटल अधिसूचना चल रही थी और वह अपने दिमाग में प्रदर्शित कौशल परिचय की कई पंक्तियों को पढ़ सकता था। सबसे दुर्जेयांग मार्शल आर्ट तकनीक और सही तरीके से लागू होने पर अजय माना जाता है। यह शैली अनुकूलनीय है और प्रत्येक स्ट्राइक में हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों के संयोजन की आवश्यकता होती है। आंतरिक शक्ति के उचित चैनलिंग के साथ यह तकनीक आपके विरोधियों के सापेक्ष आपकी ताकत और क्षमता को बढ़ा सकती है। जियाओ लो ने अचानक खुद को 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम की हर चाल को निष्पादित करते हुए पाया जैसे कि उन्होंने जीवन भर के लिए उन तकनीकों में प्रशिक्षण लिया हो। चलो, मैं दिन के अंत तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिन गैंग उत्साह में दहाड़ा और वह एक फ्लैश में जियाओ लो की ओर बढ़ गया।
वह एक तूफान की तरह आगे बढ़ा और उसके जागने में धूल का एक बादल छा गया। पलक झपकते ही जिन गैंग ने 15 मीटर का सफर तय कर लिया था। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे साथ इसका परीक्षण करूंगा। जियाओ लो अपनी पूरी ऊंचाई तक खड़े हो गए और अपने हाथों के माध्यम से शक्ति को प्रसारित किया। उनकी दाहिनी बाह एक गोलाकार गति में अंदर की ओर झुकी, फिर बलपूर्वक बाहर धकेल दिया। हा हा। धरती को हिला देने वाली एक अजय ताकत पूरे प्रशिक्षण मैदान में गगनभेदी गर्जना के साथ धमाका कर रही थी और अफरातफरी के बीच शियाओ लो की हथेली से निकलने वाली तेज गति से बहती नदी जैसी ऊर्जा की एक धारा बह रही थी। यह अनियंत्रित बल के साथ जिन गैंग में गिरा और विस्फोट से रेत और धूल का बादल उसके चारों ओर घूमने लगा। जिन गैंग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वह ऊर्जा की आने वाली धारा से बच नहीं सकते हैं और उन्होंने तुरंत इसे लेने के लिए खुद को तैयार किया। बूम। जियाओ लो की हथेली से बहने वाला बल एक क्रोधित बवंडर की तरह टकराया जो खुली भूमि पर फैल गया और इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। जियाओ लो के बालों को तेज हवा में उछाला गया था, लेकिन उनका शरीर एक खंभे के रूप में जमीन पर खड़ा था। ठीक उस समय जियाओ लो एक अस्थिर और अजेय पर्वत था। अग। जिन गैंग अब बल का विरोध नहीं कर सका और आखिरकार एक टूटी हुई डोर पर पतंग की तरह ले जाने से पहले एक यातनापूर्ण करा को बाहर निकाला जो लगभग 20 मीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे और उसकी विनम्रता को बचाने के लिए उसके पास केवल उसके ब्रीफ बचे थे। लेकिन किसी ने भी जिन गैंग का मजाक नहीं उड़ाया क्योंकि उन्होंने साहस और धैर्य के साथ लड़ाई लड़ी थी। फु यिरेन सहित वहां हर कोई केवल शक्ति और कौशल के अविश्वसनीय प्रदर्शन को देखकर विस्मय में देख सकता था क्योंकि धूल धीरे धीरे युद्ध के मैदान पर बस गई थी। वाह, क्या यह था? क्या हमने सिर्फ एक अजगर की दहाड़ सुनी? हर कोई पूरी तरह से चौंक गया था और एक स्तूप में जमे हुए थे। जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उसे संसाधित करना मुश्किल था। यह केवल कुंफू फिल्मों में मौजूद लग रहा था। 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम। जिन गैंग को खड़े होने के लिए संघर्ष करना पड़ा क्योंकि उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके शरीर पर छाई सुनहरी चमक फीकी पड़ गई थी। उसका वज्र शरीर बचाव दिव्य कौशल दूर हो गया था। उसके लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखता था और जैसे ही उसने जियाओ लो को घबराहट की नजर से देखा उसने हकलाते हुए कहा, हाँ तुम जाने। 18 ड्रैगन ने हथेली को दबा दिया। अध्याय 356 महिला जहर हमला। वज्र शरीर का बचाव दिव्य कौशल शाओलिन से उत्पन्न हुआ और इसलिए जिन गैंग को आधा शाओलिन शिष्य माना जा सकता है। वज्र बॉडी डिफेंडिंग डिवाइन स्किल का अध्ययन करने से पहले उनके गुरु ने उन्हें चेतावनी दी थी कि एक चीनी मार्शल आर्ट तकनीक थी जिसे 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम के रूप में जाना जाता था, जिसे उन्हें देखना था। यह तकनीक जिन गैंग की कठोर चीगोंग शैली के लिए एक दास्ता थी क्योंकि यह विशुद्ध रूप से शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं थी बल्कि इसके बजाय आंतरिक शक्ति पर निर्भर थी। 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम हवा में ऊर्जा को निर्देशित कर सकता है, मांस के माध्यम से प्रवेश कर सकता है और आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? शियाओ लो ने अपना गार्ड नीचे किया और जिन गैंग को घूरने लगा। प्रभावशाली 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम मास्टर करने के लिए एक सरल तकनीक नहीं है। कला मार्शल आर्ट की दुनिया में खो गई थी तो आपने इसे कहां से सीखा? जिन गैंग ने जवाब दिया क्योंकि उसने धीरे धीरे खुद को उठाया। सैकड़ों हजारों में से एक व्यक्ति को ढूंढना बेहद दुर्लभ था जो इस अनूठी कला का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त थे। यहाँ तक कि भिखारियों के संप्रदाय के वर्तमान गुरु भी केवल इसके सिद्धांतों की एक पारित समझ प्राप्त कर सकते थे क्योंकि उनके पास अध्ययन करने के लिए केवल एक अधूरी पुस्तक थी। अगर इस तरह के एक प्रसिद्ध मास्टर भी इस कला की पेचीदगियों को पूरी तरह से समझ नहीं सकते थे तो जिन गैंग ने सोचा कि मी हर एक चाल को कैसे जानता था। यह आपको पता लगाना है। जियाओ लो ने सवाल को हिलाया और जवाब दिया, क्या आप अभी भी लड़ना चाहते हैं? चुनौती के जवाब में जिन गैंग का चेहरा हिल गया और उसने जियो लो को देखा, विवेकपूर्ण ढंग से अपनी स्थिति का आकलन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों को समान चोटें आई थी, हालांकि मामूली थी, लेकिन 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम के साथ जियाओ लो के पास अभी भी उसके खिलाफ एक प्रभावी हथियार था। उनके आकलन ने उनके मन में कुछ संदेह पैदा किए जिससे उन्हें विरोधाभासी महसूस हुआ, लेकिन आगे सोचने के बाद उन्होंने अपने दांतों को भींच लिया और जवाब दिया, हाँ चलो इसे करते हैं। उन्होंने अपनी अंतर्निहित कमजोरियों को दूर करने के तरीकों की खोज करते हुए अपने वज्र शरीर की रक्षा दिव्य कौशल के खिलाफ 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम को अपनी सीमा तक परीक्षण करने का इरादा किया। और एक और शब्द के बिना उन्होंने जियाओ लो की ओर एक त्वरित कदम उठाया, जियाओ लो के 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम से बचाने के लिए ध्यान रखते हुए। एक आक्रामक ललाट हमले में जिन गैंग ने अपने लोहे के हाथों को बाएं और दाएं काट दिया, अपने शरीर को घुमाया और ऊंचा फिर नीचे मारा। उन्होंने शियाओ लो की बाहरी रक्षा को हवा के हिंसक झोंके की तरह तोड़ दिया और लड़ाई को करीबी लड़ाई में ला दिया। विस्फोटक हमलों की एक श्रृंखला में उन्होंने अनगिनत मुक्के, थप्पड़ और पंजे वाले हाथ के हमले किए, लेकिन किसी भी समय जियाओ लो ने 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम का आह्वान नहीं किया। शियाओ लो लगातार पीछे हट गए, वार को पार किया और जब भी उन्हें मौका मिला हमले का मुकाबला किया। दोनों सेनानियों ने एक प्रभावशाली मार्शल असर दिखाया और उनकी लड़ाई की क्षमता नायाब थी, लेकिन शियाओ लो दोनों में सबसे स्थिर दिखाई दिए, जो हमलों और जवाबी हमलों के आदान प्रदान से शांत और वास्तव में उत्साहित दिख रहे थे। लड़ाई एक ऑल आउट लड़ाई बन रही थी और यह देखने के लिए एक दृश्य था। 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम तकनीक बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन इसने किसी की आंतरिक शक्ति पर भारी असर डाला। चूंकि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं थी, जियाओ लो ने उस समय इसका उपयोग करने का कोई कारण नहीं देखा। उसकी मनस्थिति अजीब तरह से बदल गई थी। जहां से शुरुआत में लड़ने की अनिच्छा थी, वहां से उसे अब उस उत्साह की भावना मिली जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जैसे ही जिन गैंग ने अपनी अथक करीबी लड़ाई की रणनीति जारी रखी, जियाओ लो ने अचानक पीछे हटना बंद कर दिया और एक त्वरित जवाबी हमले में उसके हाथ बिजली की गति से टकरा गए, जिससे जिन गैंग का आक्रमण तुरंत टूट गया। जिन गैंग आश्चर्यचकित था और जैसे ही वह पीछे हट गया, वह जियाओ लो की हल्की हंसी से अभिभूत हो गया। पहल अब जियाओ लो के साथ थी और उन्होंने अपने हमले की क्रूरता को बढ़ाया, जिन गैंग पर अनगिनत मुक्कों से हमला किया, जिसने तुरंत उन्हें पूर्ण रक्षात्मक मोड में डाल दिया। लेकिन जिन गैंग को वश में नहीं किया जाएगा और दोनों लड़ाके हमले और रक्षा में आगे पीछे चले गए। हर आदान प्रदान सजा दे रहा था, लेकिन लड़ाई की गर्मी में न तो दर्द महसूस कर सकता था। जैसे जैसे द्वंद्व युद्ध तेज हुआ, सूखी रेतीली सतह में उभरती दरारें दिखाई दी और धूल का एक बादल एक बार फिर सेनानियों के चारों ओर घूमता रहा। खगोलीय आकाश में एक भयंकर लड़ाई में बंद दो उग्र ड्रैगन की छवियां सामने आईं।
सड़क किनारे से देख रहे एनएसए योद्धाओं ने महसूस किया कि उनका गला सूख गया है और वे मुश्किल से अपनी लार पी पा रहे हैं। भीड़ में से किसी ने पूछा, क्या वे आदमी या जानवर हैं? कोई भी उसे जवाब नहीं दे सकता था क्योंकि उनके साथ भी यही विचार आया था। यह कहना मुश्किल था कि दोनों साधारण इंसान थे जब वे जंगली जानवरों की तरह लड़े थे। क्या यह जियाओ लो का असली पक्ष है? इस सवाल पर विचार करते करते जी सींग के होंठ कांप उठे। वह बता सकती थी कि जियाओ लो पूरी तरह से खून और गोर का आनंद ले रहा था, जैसे कि हिंसा का आदी आदमी। फू यिरेन अपने हरे वाइपर को सहलाते हुए जैसे ही उसने द्वंद्व युद्ध देखा, अचानक पत्थर की पटिया से खड़ा हो गया। यह समय है कि मैं इस लड़ाई को रोक दूं। जिस क्षण फू यिरेन खड़ा हुआ, वह रहस्यमय वाश के एक कश में गायब हो गई जो एक अंधेरे प्रेत के रूप में समा गई। और अगले पल में वह दो सेनानियों के बीच दिखाई दी जैसे कि हवा के तेज झोंके द्वारा ले जाया गया हो। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करते हुए दोनों पुरुषों पर अपने हाथ उठाए और उसकी हथेलियों से निकलने वाले धुएं का एक गुच्छा निकल गया। लेडी जहर, क्या है? जिन गैंग चिल्लाया और वह सहज रूप से वापस कूद गया, जैसे एक बिल्ली अपनी पूंछ पकड़ी हुई थी, क्योंकि वह उसके जहर के प्रभावों के बारे में किसी से बेहतर जानता था। जिन गैंग की घबराई हुई प्रतिक्रिया को देखकर जियाओ लो ने सावधानी बरतने में गलती की और अजीब धुएं से बचने के लिए अपनी सांस रोककर पीछे हट गए। धुएं के खत्म होने के बाद तीनों उन दोनों के बीच में फू यिरेन के साथ एक सीधी रेखा में खड़े रहे। उनकी आंखों में आग ठंडी हो गई और इसके साथ साथ उनका युद्ध उन्माद। लेडी जहर, बस तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिन गैंग घबरा गया। फू यिरेन ने कहा, निर्देशक आप दोनों में से किसी को भी चोटिल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए आप दोनों के लिए रुकने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, यह हम दोनों के बीच का मामला है, इससे दूर रहिए। चले जाओ। जियाओ लो टूट गया क्योंकि वह अभी भी लड़ाई की वासना महसूस कर रहा था और वह इस महिला को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। जिन गैंग निडर होने के कारण हाँफ रहा था और ग्रेडिस योद्धा होने के बावजूद वह अभी भी जहर के साथ फू यिरेन की क्षमता से डरता था। उसने अतीत में एक बार उसे पीटा था और शर्मिंदगी के बावजूद उसने कभी भी बदला लेने पर विचार नहीं किया क्योंकि उसके पास उसके विषाक्त पदार्थों का मुकाबला करने का कोई प्रभावी तरीका नहीं था। खांसी खांसी। जिन गैंग ने जियो लो को विवेकपूर्ण तरीके से आंख मारी, उसे फू यिरेन को न उकसाने का संकेत दिया। मुझे खेद है, मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा। आपने क्या कहा? फू यिरेन ने जवाब दिया, जियो लो की तीखी टिप्पणी पर नाराज। फू यिरेन ने जियाओ लो को एक प्यारी मुस्कान दी जब उसने बात की, लेकिन उसकी नीची आंखों ने एक अलग कहानी बताई, वह जवाब के लिए नहीं लेगी। अचानक जियाओ लो की पीठ से फू यिरेन का हरा वाइपर दिखाई दिया। यह अपने जबड़े के साथ खुला हुआ था, अपने जहरीले दांतों को बार बार घुमा रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह जियाओ लो की खुली गर्दन पर हमला करने वाला था। जिन गैंग ने तुरंत दूसरे सांप के लिए अपने शरीर की जांच की और जब उन्हें पता चला कि कोई नहीं था तो उन्होंने राहत की सांस ली। जियाओ लो की गर्दन के पीछे रेंगते जहरीले नागिन को देखकर भीड़ पीली पड़ गई और दंग रह गई। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि फू यिरेन अपने पालतू वाइपर को मुंह पर गिरा देगा। जी सींग घबरा गई और बिना कुछ सोचे वह फू यिरेन से गुहार लगाने के लिए दौड़ी। शियाओ लो के कंधे पर सांप को लटकते देख वह कांप उठी और जल्दी से फू यिरेन की ओर मुड़ी और भीख मांगी, सुश्री यिरेन, हम सभी एनएसए का हिस्सा है, कृपया उसे बख्श दे और अपने सांप को पुनः प्राप्त करें। फू यिरेन ने ठंडे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, यह आपकी चिंता का कोई विषय नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से नरक निकालना चाहिए। सुश्री यिरेन, कृपया, यह श्री मी की मुख्यालय की पहली यात्रा है और वह अभी भी कई चीजें सीख रहे हैं, कृपया न करें। खो जाओ। फू यिरेन के चेहरे ने एक अंधेरे गंभीर भाव को लिया और उसने अचानक जी सींग पर अपना बायां हाथ हिलाया जिससे जहरीले धुएं का बादल निकल गया। अध्याय 357, एक बूढ़ा आदमी। अध्याय 357, एक बूढ़ा आदमी। जैसे ही फू यिरेन ने अपनी हथेली के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को प्रसारित किया, हानिकारक धुएं की एक धारा बाहर निकल गई और जी सींग को फैला दिया गया। जी सींग जैसा ग्रेडसी सैनिक गंभीर चोटों को सहन किए बिना फू यिरेन के एक भी झटके का सामना नहीं कर सकता था। जी सींग जमीन पर जोर से उतरा और अत्यधिक दर्द में था, खून के मुंह की उल्टी कर रहा था। फू यिरेन के आंतरिक बल और विषाक्त पदार्थों के प्रभाव के विस्फोट ने तुरंत उसके माथे से पसीने के मोतियों को बहने का कारण बना। जी सींग जियाओ लो के प्रिय थे, जो उन्हें एक सच्चा दोस्त मानते थे, और वह हमले से क्रोधित थे। उन्होंने जो देखा उससे घृणा की और कमजोरों के लिए खड़े होना उनके स्वभाव में था। फू यिरेन पीछे मुड़ा और जियाओ लो को देखकर मुस्कुराया। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आप जहां हैं वहीं रहें। जिन गैंग ने जियाओ लो को प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार देखा और तुरंत चिल्लाया, उसे सुनो, हिलो मत। उस वाइपर का जहर एक हाथी को नीचे ला सकता है। अगर यह हमला होता है तो आप लकवाग्रस्त हो जाएंगे। उनके मतभेदों के बावजूद जिन गैंग के मन में एक सेनानी के रूप में शियाओ लो के लिए बहुत सम्मान था और वह नहीं चाहते थे कि वह सांप के काटने का शिकार हो जाए। लेकिन जियाओ लो ने जिन गैंग को जवाब नहीं दिया, इसके बजाय आंतरिक ऊर्जा के विस्फोट में वह अचानक बिना किसी चेतावनी के फू यिरेन की ओर एक तीर की तरह झुक गया और उसके बाएं कंधे पर एक शक्तिशाली हथेली का प्रहार किया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ लो हमला करेगा, खासकर उसके कंधे पर एक जहरीला नागिन हमला करने के लिए तैयार है। और यह सोचना कि वह वास्तव में लेडी पॉइजन पर हमला करेगा समझ से परे था, क्योंकि यह निश्चित मृत्यु का मार्ग था। एनएसए योद्धाओं के गले में उनके दिल थे, जियो लो को स्पष्ट खतरों का सामना करने के बावजूद हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए। फू यिरेन को सपाट पैर से पकड़ा गया था, कभी उम्मीद नहीं थी कि जियाओ लो उसे मारने का प्रयास करेगा, और वह तुरंत अपनी दाईं हथेली से आने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस कर सकती थी जो उसके बाईं ओर टूटने वाली थी। वह जल्दी से पीछे हट गई और अपनी हथेली से मुकाबला किया। आंतरिक शक्ति के जबरदस्त विस्फोट में जियाओ लो से मिला। बूम! पूरे मैदान में एक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, क्योंकि प्रभाव से ऊर्जा की लहरें निकल रही थी, जिससे आसपास के वातावरण में एक शानदार प्रभाव पैदा हो रहा था। तुरंत फू यिरेन को वापस फेंक दिया गया, हवा के माध्यम से नौकायन किया गया और लगभग 8 मीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसे ही उसने खुद को उठाने की कोशिश की, वह कांप गई और खून से लथपथ उल्टी हो गई। फू यिरेन की मूल क्षमता जहर का उपयोग करना था, इसलिए उसका उपनाम लेडी पॉइजन। लेकिन लड़ने के कौशल और आंतरिक शक्ति के मामले में वह जियाओ लो के लिए कोई मुकाबला नहीं था। जिन गैंग की आंखें लगभग बाहर निकल आई, उसने जियाओ लो को वाइपर के सिर को कुचलते हुए देखा और अचानक जियाओ लो की गर्दन पर 2 पंचर के निशान देखे।
वह निराश था और निराशा की भावना उसके ऊपर हावी हो गई क्योंकि वह जियाओ लो पर चिल्लाया, तुम जिद्दी मूर्ख, तुम इतने गर्म क्यों हो। वह जियाओ लो के लिए उच्च सम्मान रखता था और उसे अचानक कोई आंदोलन नहीं करने की चेतावनी दी थी। अपनी गंभीर चेतावनी के बावजूद जियाओ लो न केवल चले गए बल्कि उन्होंने वास्तव में लेडी पॉइजन पर हमला किया। लेडी पॉइजन के शरीर के किसी भी हिस्से के साथ शारीरिक संपर्क बनाने के बाद कोई भी नश्वर जीवित नहीं रह सकता था और जिन गैंग को यकीन था कि जियाओ लो जल्द ही मर जाएगा, लेडी पॉइजन और उसके पालतू सर्प के घातक जहर दोनों के संपर्क में आने के बाद जीजी गेट वही डॉक्टर। अब अपनी गंभीर चोटों के बावजूद जी सिंह ने दर्द सहन किया और एनएसए योद्धाओं को हताश किया। कई योद्धाओं ने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, एक ने तुरंत अपना फोन निकाला जबकि दूसरा एनएसए मेडिकल सेंटर की ओर बढ़ गया। यहाँ तक कि एक ग्रेडेस एजेंट लेडी पॉइजन के विषाक्त पदार्थों से मर जाएगा यदि चिकित्सा उपचार तुरंत प्रशासित नहीं किया गया था। जियाओ लो चुपचाप खड़ा था और उसका चेहरा पीला था। फू यिरेन के संपर्क में आने वाली उसकी दाहिनी हथेली निक्रोसिस से काली हो गई थी और एक जहरीले मिस्मा से बदबू आ रही थी। उसकी गर्दन पर सांप के काटने से अत्यधिक जलन हुई, जैसे उसकी त्वचा पर अंगारे का एक टुकड़ा रखा गया था और पंचर के निशान के चारों ओर मवाद बनने के साथ सूजन थी। जल्द ही उसकी हथेली में गहरे ऊतक का रंग उसकी बाह तक और उसके दिल की ओर बढ़ गया। जियाओ लो तुरंत कमल की स्थिति में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी आंतरिक शक्ति को अपने शरीर में डिटॉक्सिफाई करने के लिए ही जिंजिंग को सक्रिय करने के लिए बुलाया। जियाओ लो ने जल्द ही एक पारलौकिक स्थिति में प्रवेश किया और यद्यपि उसकी आंखें बंद थी, वह अपने चारों ओर चल रही हर चीज को महसूस कर सकता था। उनके शरीर ने उच्च स्तर की गर्मी पैदा की और भाप की बूंदें उनकी त्वचा और उनके सिर के शीर्ष से वाष्पित हो गई। ये जिंजिंग अपने शरीर को शुद्ध कर रहा था और उसके पसीने के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को समाप्त कर दिया गया था। उनकी वसूली एक उल्लेखनीय गति से चल रही थी और उनकी बाह में गहरे ऊतक का रंग और गर्दन में सूजन धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। यहाँ तक कि उसके घावों से निकलने वाला गहरा चिपचिपा खून भी सामान्य चमकदार लाल रंग में लौट आया था। यह एक स्पष्ट संकेत था कि विषहरण प्रक्रिया सफल थी। भीड़ चकित थी क्योंकि जियाओ लो ने लेडी पॉइजन के घातक विषाक्त पदार्थों को अपने शरीर से खुद से बाहर निकाल दिया था और उन्हें आश्चर्य हुआ कि एकमात्र नश्वर ऐसा कर्तव्य कैसे कर सकता है। एनएसए सैनिकों को इस बात पर पूरा यकीन नहीं हुआ कि शियाओ लो की चमत्कारिक रिकवरी ने मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में उनकी समझ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। जी सिंह एक स्तूप में था, उसने सोचा कि उसने यह सब देखा है, लेकिन जियो लो ने उसे फिर से आश्चर्यचकित कर दिया। अभी भी जमीन पर गिरा हुआ फू यिरेन ने जियाओ लो को सदमे और प्रशंसा दोनों की नजर से देखा क्योंकि वह अपने जहर की शक्ति के बारे में किसी से बेहतर जानती थी। उसकी हथेली से मारा गया कोई भी अन्य व्यक्ति निश्चित रूप से हाथ खो देगा, जबकि उसके द्वारा उठाया गया हरा पिट वाइपर आसानी से 1 दर्जन बड़े पुरुषों को नीचे ला सकता था। वह इतनी जल्दी ठीक हो गए हैं। अपने जीवन में पहली बार फू यिरेन ने एक ऐसे व्यक्ति का सामना किया था जो उसके विषाक्त पदार्थों के लिए पूरी तरह से प्रतिरक्षा था। जिन गैंग ने अपना सिर खुजला दिया। जब वह पहली बार एनएसए में भर्ती हुए तो उन्हें एक असाधारण और अजय सेनानी माना जाता था जब तक कि वह फू यिरेन से नहीं मिले जिन्होंने उन्हें अपने घातक जहर से काबू में कर लिया। अब एक और सुपर हीरो सामने आया था, एक राक्षस जिसने विज्ञान के तर्क को चुनौती दी और यहाँ तक कि वह और फू यिरेन दोनों एक साथ उसे लेने में सक्षम नहीं होंगे। थोड़े समय के आराम के बाद जियाओ लो के शरीर से सभी विषाक्त पदार्थों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। जियाओ लो ने अपनी आंखें खोली, फिर अपनी गर्दन को फैलाया और यह सुनिश्चित करने के लिए अपने दाहिने हाथ को घुमाया कि उनका कार्य बरकरार रहे। जब शियाओ लो ने सभी के चेहरों पर लुक देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके रास्ते में कई सवाल आएंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वह उन्हें कुछ भी समझाने वाले नहीं थे। आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली हैं। आपने ये जिंजिंग और 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम्स दोनों में महारत हासिल की है, जो सभी मार्शल आर्ट में सबसे शक्तिशाली है। एक रहस्यमय आवाज गहरी और कर्कश हवा के माध्यम से गूंज रही थी। यह डरावना था और हर कोई आवाज के स्रोत को खोजने के लिए चारों ओर देखने लगा और ऐसा लगता था कि यह जमीन पर किसी के द्वारा बोला गया था, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सनसनाहट। अचानक कार्यालय की इमारत की दिशा से एक सिलहुट झिलमिलाता है जो बाद की छवियों के समयांतराल की तरह गति में बह रहा है और सेकंड में अंतरिक्ष को पार कर रहा है। तेजी से चलती छाया को बाहर निकालना मुश्किल था, लेकिन अपनी पीठ पर हाथ रखकर एक आदमी की तरह लग रहा था, लेकिन जब वह बिना किसी जल्दबाजी के दिख रहा था तो वह अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा था। जियाओ लो ने अपनी दृष्टि को साफ करने के लिए ब्रेक लगाया और जब उसने अपना ध्यान केंद्रित किया तो उसकी आंखों के सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके पास चमकदार बाल और एक लंबी दाढ़ी थी जो पूरी तरह से सफेद थी और उसका चमड़े का चेहरा उम्र के साथ झुर्रीदार था। वह एक साधारण चीनी अंगरखा पहने हुए था और जियाओ लो को देखकर मुस्कुराया, अपनी आंखें झुका लिया। एक विनम्र बुजुर्ग व्यक्ति का आचरण होने के बावजूद उनके रहस्यमय तरीकों ने हर किसी के दिलों में डर पैदा कर दिया। शियाओ लो घबराहट में एक कदम पीछे हट गया और चुपचाप देखता रहा। वह सतर्क रहा क्योंकि वह बूढ़े आदमी से निकलने वाली आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकता था और वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ धोखा किया जाए। जिन गैंग और फू यिरेन ने जब इस बूढ़े आदमी को देखा तो उन दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सलाम किया। अन्य एनएसए योद्धा उनसे पूरी तरह परिचित नहीं थे, लेकिन वे जानते थे कि वह एक अनुभवी थे और प्रतिरोध सेना की जीत और न्यू हुआ राष्ट्र के गठन के बाद से एनएसए में थे। वह पुराने रक्षक थे और एक भयानक शक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा उनसे पहले थी। वह एनएसए के एक वरिष्ठ सदस्य थे जिनका हुआ राष्ट्र के सभी नेताओं द्वारा सम्मान किया गया था। अध्याय 358 एक दूसरे के लिए बनाया गया। तुम्हारा मालिक कौन है, नौजवान? बूढ़े आदमी ने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को पकड़ते हुए प्यार से पूछा क्योंकि वह अपनी कोमल चंचल आंखों से जियाओ लो को देख रहा था। उन्होंने समझाया, ये जिंजिंग और 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम दोनों शाओलिन के रहस्य हैं। बहुत कम लोग हैं जो किसी भी तकनीक का अध्ययन कर सकते हैं, दोनों को एक साथ मास्टर करना तो दूर की बात है। आपके गुरु की जड़ें शाओलिन शैली के साथ होनी चाहिए। मुझे उसका नाम बताओ, शायद मैं उसके साथ पुराने परिचित हो सकते हैं। जियाओ लो ने अपने कार्यों पर लगभग पछतावा किया क्योंकि निश्चित रूप से उसने अब अपने इरादे से अधिक ध्यान आकर्षित किया था। उसके सामने खड़े बूढ़े आदमी के पास एक विनम्र स्वभाव था, लेकिन उसने खुद को एक निश्चित आत्माश्वासन और सांसारिक उपस्थिति के साथ रखा जो जियाओ लो को डराता था। यह पहली बार था कि उनका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ था जिसने उन्हें अभिभूत होने की ऐसी भावना दी थी।
मेरे पास कोई गुरु नहीं है, सर। क्या आपके पास कोई गुरु नहीं है? बूढ़े आदमी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि आपका स्वामी लोगों को उसका नाम जानने के लिए उत्सुक नहीं है। तो ठीक है, मैं इस पर आपसे और सवाल नहीं करूंगा। वह गर्मजोशी से मुस्कुराया और जियाओ लो के कंधे को थपथपाया और कहा, आपने इतनी कम उम्र में 2 पियरलेस तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए अच्छा किया है। मार्शल आर्ट की दुनिया में आप जैसी विलक्षण प्रतिभाएं केवल हर 100 साल में आती है। आपके गुरु ने निश्चित रूप से बुद्धिमानी से चुना है। जियाओ लो को नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है। उनके नए अर्जित कौशल का एक विलक्षण होने या एक मास्टर होने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि खुद को स्पष्ट करना आवश्यक नहीं था। जैसा कि उन्होंने इसके बारे में सोचा, दूसरों को विश्वास है कि उनके पास एक अज्ञात मास्टर था, अपने आप में काफी अच्छा कवर था, और इस तरह उन्हें सिस्टम के उजागर होने के बारे में चिंता करनी पड़ी। वास्तव में एक अच्छा युवक। अब जब आप एनएसए में हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप देश के लिए काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। सेवा करना एक बड़ा सम्मान है और मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। बूढ़ा व्यक्ति प्रशंसा से भरा था और जियाओ लो को प्रोत्साहन के अपने शब्दों की पेशकश करने के बाद वह फिर मुड़िया और एनएसए के प्रवेश द्वार पर वापस चला गया। वह अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों से धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन दूरी केवल इंच तक कम हो गई थी, क्योंकि बूढ़ा आदमी अपने हर कदम के साथ 10 फीट को कवर करता हुआ दिखाई दिया, फिर पलक झपकते ही भीड़ के सामने गायब हो गया। जियाओ लो ने राहत की सांस ली और तभी उसे एहसास हुआ कि वह ठंडे पसीने में टूट गया था। वह अब समझ गया था कि दुनिया वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। यदि एनएसए के पास अपने रैंकों के भीतर इस तरह के भयानक मार्शल आर्ट प्रतिपादक थे, तो वास्तव में कहीं और कितने मौजूद थे? उसका दिमाग गो किंगशुए के गुरु माउंट तियानशान के बूढ़े आदमी की ओर घूम गया, जो बहुत अच्छी तरह से उसी स्तर पर एक और हो सकता है। बुजुर्ग के मैदान छोड़ने के बाद एनएसए के अन्य सैनिकों ने राहत की सांस ली। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एनएसए में इतना शक्तिशाली मास्टर उनके साथ होगा। कुछ देर बाद गुझांगो और डोंगफांग शोयू जल्दबाजी में पहुंचे। उन दोनों ने किंग कांग और फू येरेन को फटकार लगाई और शियाओ लो से माफी मांगी। बहुत हो गया, नाटक करना बंद करो। क्या आपने मेरे लिए उनसे लड़ने की योजना नहीं बनाई ताकि आप मेरी लड़ने की क्षमताओं का अंदाजा लगा सके? ऐसे पाखंडी मत बनो। जियो लो ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गो झांगो शब्दों के लिए स्तब्ध था और उसके चेहरे पर अपराध का एक अजीब भाव था, यह जानकर कि उसे जियाओ लो द्वारा बुलाया गया था। उन्होंने कहा, मुझे पसंद नहीं है कि लोग मेरी पीठ पीछे मेरे खिलाफ साजिश रचें। मैं इसे इस बार जाने दूंगा, लेकिन इसे फिर से मत करो। अगर ऐसा फिर कभी होता है तो आश्वस्त रहें, मैं एनएसए से हट जाऊंगा। आराम करो, अगली बार कोई नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। गुझांगो ने शांति की अपील करने के लिए जल्दबाजी में अपने हाथ उठाए। डोंगफांग शोयू ने कहा, आश्वस्त रहें श्रीनी। अगर मिस्टर गु ने फिर से ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं पहले उसे मार डालूंगा। राजा कांग और फू येरेन 3 पुरुषों के बगल में खड़े थे, विस्मय में दिख रहे थे। जियाओ लो के बारे में ऐसा क्या था जिसने निर्देशकों को इतना अड़ियल व्यवहार करने के लिए मजबूर किया? इस मामले का तथ्य यह था कि जियाओ लो के पास वास्तव में वही था जो उन्हें ऐसा व्यवहार करने के लिए किया गया था। फू येरेन जैसे ही शियाओ लो की ओर बढ़े, हवा में खुशबू आ गई। गुझांगो और डोंगफांग शोयू जल्दी से पीछे हट गए, सावधान रहें कि फू येरेन के बहुत करीब न जाएं। फू येरेन, तुम घायल हो। आप वापस क्यों नहीं जा रहे और अच्छा आराम क्यों नहीं करते? गुझांगो ने सूखने के बाद कहा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद श्री गु, लेकिन मैं ठीक हूँ। फू येरेन ने जियाओ लो को अपनी आकर्षक आंखों से देखा और कहा, आपका नाम ही है, क्या मैं सही हूँ? मैं इसे ध्यान में रखूंगा और जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपको देखूंगा। आपने ग्रीनी के साथ जो किया उसके लिए आपको भुगतान करना होगा। ग्रीनी? जियाओ लो ने सोचा कि यह वह छोटा हरा सांप होगा जिसे उसने स्क्वैश किया था। उसने अपना सिर हिलाते हुए ठंड से पीछे मुड़कर कहा, मैंने तुम्हारे नीच पालतू जानवर के मुझे काटने के बारे में भी उपद्रव नहीं किया है। क्या आप वाकई मुझे अपने सांप के लिए भुगतान करना चाहते हैं? मुझे परवाह नहीं है। यदि आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो मुझसे शादी करने का संकल्प लो। फू येरेन अचानक पिघल गया, जिससे जियाओ लो को एक निर्दोष मुस्कान मिली। हाफना। भीड़ ने उसकी मांग सुनकर एक गहरी सांस ली। एक महिला से शादी करने की प्रतिज्ञा करने के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन जब वह लेडी पॉइजन बन गई तो वह बयान बेतुका हो जाएगा, भले ही वह कितनी भी मोहक और सुरुचिपूर्ण हो। लेकिन फिर यह देखते हुए कि मीर जहर से प्रतिरक्षा थी, शायद उसके पास वास्तव में एक उपयुक्त मैच होने के लिए क्या था। आप देखते हैं, मैं इस तरह से पैदा हुआ था और पहले कभी किसी आदमी की कंपनी नहीं थी। मेरी दृष्टि में ऐसा नहीं है कि मैं मनुष्यों के योग्य नहीं हूँ, बल्कि यह है कि कोई भी मनुष्य मेरे योग्य नहीं है। लेकिन आप अलग है, क्योंकि आपने ये जिन में महारत हासिल की है, जो आपको सभी जहरों के खिलाफ प्रतिरक्षा देता है। आप और मैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। फू येरेन ने अपने होठों को पर्स किया और आकर्षक रूप से मुस्कुराया। उसका दिल अपने आदमी को जीतने के लिए सेट था और वह भीड़ को सुनने से अनजान थी। क्या हुआ? मैंने पुरुषों को महिलाओं को लुभाते हुए देखा है, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने एक महिला को बेशर्मी से एक आदमी के पीछे जाते हुए देखा है। किंग कांग ने अपना सिर खुजलाते हुए खुद से कहा। फू येरेन का चेहरा काला हो गया क्योंकि वह मुड़ी और उसे घूर रही थी। अपने शब्दों पर ध्यान दे, तुम मूर्ख। किंग कांग कांप उठा। क्या वह मुझे तब भी सुन सकती है जब मैं खुद से फुसफुसा रहा हूँ? हाँ, मैं सुन सकता हूँ। तो वहां पर बुदबुदाना बंद करो या परिणाम भुगतो, तुम बेवकूफ। फू येरेन चिल्लाया। हाँ। जिन गैंग को झटका लगा और महसूस हुआ कि 1000 सुइयां उसे परेशान कर रही है। एनएसए सैनिकों के सामने यह शर्मनाक था, लेकिन फू येरेन पर पागल होना एक अच्छा विचार नहीं था। उसने अपना गला साफ किया और सैनिकों की भीड़ पर चिल्लाया, आप सभी क्या देख रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आप पर अपने हमलों का अभ्यास करूं? एनएसए लड़ाके गोलियों की आवाज सुनकर पक्षियों की तरह बिखर गए और डर के मारे सभी दिशाओं में भाग गए। फू येरेन ने एक बार फिर जियाओ लो पर मोहक रूप से अपनी नजर डाली और कहा, ठीक है, आप क्या कहते हैं? मुझे खेद है कि मेरे पास पहले से ही एक पत्नी है। जियाओ लो ने अपना बायां हाथ उठाया और उसे अपनी अंगूठी की उंगली पर शादी का बैंड दिखाया। हम? फू येरेन और जी सींग दोनों हैरान थे, क्योंकि दोनों को उम्मीद नहीं थी कि वह शादीशुदा था। जी सींग विशेष रूप से विश्वास नहीं कर सका कि उसने अभी क्या सुना।
हाल ही में नए साल की यात्रा के दौरान जियाओ लो के परिवार ने उसे अपने स्वयं के रूप में स्वागत किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि वह और जियो लो एक आदर्श मैच थे और वह उसे बहुत पसंद करती थी। जियाओ लो ने अचानक शादी कैसे कर ली? जी सीन ने वास्तव में जियाओ लो की उंगली पर हीरे की अंगूठी देखी थी, लेकिन उसने उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। यह ठीक है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, फू येरेन ने कहा। लेकिन मैं करता हूँ, जियाओ लो ने जवाब दिया। तो मैं उसे मार डालूंगा। फू येरेन के चेहरे पर एक जानलेवा रूप दिखाई दिया। आप कोशिश कर सकते हैं। शियाओ लो की ठंडी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उसके शरीर से निकली आभा फू येरेन को कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी देने के लिए पर्याप्त थी। फू येरेन चुप रही क्योंकि वह अपनी आंखें झपकाए बिना उसे जोर से देख रही थी। दोनों के आसपास की हवा अचानक जम गई थी। अध्याय 359 पार्किंग स्थान पर परेशानी। गुझांगो और डोंगफांग शोयू ने तुरंत दोनों को अलग करके टकराव को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया, या सटीक होने के लिए उन्होंने जियो लो को फू येरेन से अलग कर दिया। वे उसके जहर से अछूते नहीं थे और बुद्धिमानी से उससे दूर रहते थे। मी, आप और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारा भाग्य स्वर्ग द्वारा तय किया जाता है और आप जल्द या बाद में मेरे पति बन जाएंगे। फू येरेन ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि जियो लो ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। जैसे ही वह चला गया, वह पहले से ही सन के विचारों में खो गई थी क्योंकि उसने उन्हें पवित्र विवाह में गलियारे में चलते हुए चित्रित किया था और उसने एक निर्दोष और आनंदमय मुस्कान बिखेरी। किंग कांग फिर से उसका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं सका। वह दुनिया में क्या कर रही है? वे बस एक पल पहले लड़ रहे थे और अचानक वह चाहती है कि वह उससे शादी करे और उसे बताता है कि वह मना नहीं कर सकता। मैं महिलाओं को कभी नहीं समझूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, वह कांप उठे। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, केवल फू येरेन की चमकती चकाचौंध को देखने के लिए, जिसने उसे महसूस कराया कि वह उसकी हत्या करने वाली थी। प्रवेश द्वार पर जियाओ लो एने से छोड़ने वाला था जब गुझांगो ने उसे वह वाहन दिखाया जो उन्होंने उसके लिए तैयार किया था। यह एक नया चंपची GS8 था। क्या आप मुझे एक बहर प्रदान नहीं कर सकते? जियाओ लो ने अपने सामने एक काले रंग की SUV को भौहें सिकोड़ते हुए देखते हुए कहा। गुझांगो ने खांसते हुए जवाब दिया, अहम, आपकी जानकारी के लिए इस कार की खुदरा कीमत $160,000 है और यह उपलब्ध सबसे अच्छी घरेलू कारों में से एक है। यह बहुत अच्छा दिखता है और इसकी शक्ति और प्रदर्शन दोनों शीर्ष पायदान पर है। NSA पिछले कुछ समय से एक तंग बजट पर है, इसलिए आपको आभारी होना चाहिए कि हम आपको इतना अच्छा वाहन भी दिला सकते हैं। हाँ, सिर्फ आपको एक कार दिलाने के लिए ओल्ड गो और मुझे पूरे 1 महीने तक गंदगी खानी पड़ी, डोंगफांग शोयू ने कहा। वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि कैसे ये दोनों निर्देशक एक बूढ़े जोड़े की तरह दिखते हैं, जिसमें पत्नी अपने पति की धुन पर गाती है। किसी भी मामले में वह पहले से ही खुद को एक कार खरीदने की योजना बना रहा था, लेकिन चूंकि NSA ने अब उसे मुफ्त में एक कार प्रदान की थी, इसलिए उसने मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। यात्रा के साधन के रूप में एक कार होना कोई भी नहीं होने से बेहतर था और आखिरकार कार का सौंदर्य शास्त्र उनके व्यक्तिगत स्वाद से सहमत था। वैसे मिस जी ठीक है, नाइट स्पैरो ठीक है, उसके बारे में चिंता मत करो। ठीक से आराम करने के बाद वह आपसे संपर्क करेगी। वैसे मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा मिशन है, गुझांगो ने कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छोटा मिशन? जियाओ लो ने जवाब दिया, कुछ हद तक भौहें सिकोड़ी। हाँ, बस एक छोटा सा मिशन। गुझांगो ने सिर हिलाया, फिर उसने आह भरी। उन्होंने कहा, पिछले कई वर्षों से शंघाई की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से इससे कई नई समस्याएं भी पैदा हुई है। MLM संगठनों को एक उदाहरण के रूप में ले, वे शंघाई में एक शव पर भोजन करने वाले कीड़े की तरह फल फूल रहे हैं, उन्होंने समझाया। और जबकि पुलिस ने उनके कई घोंसले पर छापा मारा है, गिरफ्तार किए गए सभी लोग निम्न स्तर के सदस्य रहे हैं। वास्तव में उनमें से अधिकांश पीड़ित थे जिनका ब्रेन वॉश किया गया था। MLM के मास्टरमाइंड और शीर्ष प्रबंधकों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जियाहाई शहर के पुलिस विभाग के प्रमुख पहले ही कई बार NSA से संपर्क कर चुके हैं और मुझे लगता है कि यह आपके लिए देखने के लिए एक उपयुक्त मिशन है। शियाओ लो चुप रहे। जब MLM का उल्लेख किया गया था तो उन्होंने तुरंत अपने चचेरे भाई डिंग झेन्युन के बारे में सोचा। डोंगफांग शोयू ने कहा, MLM ऑपरेटरों द्वारा नियोजित रणनीति यह है कि डाउनलाइन को उनकी अपलाइन के लिए श्रद्धांजलि देनी होगी। जितनी अधिक डाउनलाइन होंगी, अपलाइन को उतनी ही अधिक आय प्राप्त होगी। इन समृद्धत्वरित योजनाओं को आर्थिक धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये कुछ तुच्छ मुद्दे नहीं है। अगर आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो मुझे आश्चर्य है कि कितने पीड़ित अपने ही परिवारों के खिलाफ हो जाएंगे और कितने युवा एक सपने का पीछा करते हुए अपना कीमती समय और संसाधन बर्बाद करेंगे। यह एक बड़ा मुद्दा है जो हमारे देश और हमारे लोगों के लिए खतरा है। अब समय आ गया है कि हम इसे मिटा दें। शियाओ लो ने कहा, मैं इस मिशन के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि मेरे कुछ तरीके पुलिस को स्वीकार्य नहीं होंगे। उन्होंने कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। NSA जिस तरह से काम करता है वह निश्चित रूप से पुलिस से अलग है। यदि आवश्यक हो तो आप चरम तरीकों का सहारा ले सकते हैं। मैं इसे आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं आपके मिशन से पहले पुलिस स्टेशन को इस बारे में सूचित करूंगा, गुझांगो ने कहा। ठीक है। शियाओ लो उन्हें मिली प्रतिक्रिया से संतुष्ट थे। अपने मिशन में वांछित परिणाम सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक रूप से उन्हें उन तरीकों को नियोजित करने में रोका नहीं जा सकता था जो उन्होंने सोचा था कि सबसे प्रभावी होगा। जब वह क्रिसेंट बे होटल में वापस आया तो रात हो चुकी थी। रास्ते में उन्होंने सड़क के किनारे एक कपास कैंडी की दुकान देखी थी। उसे यकीन नहीं था कि सू जियाओबे इसे पसंद करेगा, लेकिन उसने उसे वही मिला। क्या सभी बच्चों को इस तरह का नाश्ता पसंद नहीं है? उनके काले चंपची GS8 को अभी तक क्रिसेंट बे होटल में पंजीकृत नहीं किया गया था और उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। जियाओ लो को अपनी पहुंच को अधिकृत करने के लिए संपत्ति के मालिक होने के नाते सू ली से संपर्क करना पड़ा। जल्द ही उनके सहायक लो जियांगपिंग मामले को देखने के लिए नीचे आए। उसने जियाओ लो को बताया कि सूली पूरे दिन के लिए एक विज्ञापन फिल्मा रहा था और थक गया था। उनके अनुसार यही कारण था कि सूली ने उन्हें नीचे आने के लिए कहा था। 9 पाउंड। पहली पंक्ति में 5 पार्किंग स्थल सूली के हैं। उसने कहा कि आप अपनी कार के लिए उनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। लो पिंगक्सियांग सामने के यात्री की सीट पर बैठे थे और भूमिगत पार्किंग क्षेत्र में 5 पार्किंग बे की ओर इशारा कर रहे थे। जियाओ लो ने सिर हिलाया और अपनी कार को एक बे में पार्क करने के लिए आगे बढ़ा।
श्री जियाओ, क्या आपको आज ही यह कार मिली है? लो पिंगक्सियांग ने असली चमड़े की सीट को छूते हुए पूछा। हाँ, मेरे लिए घूमना आसान है, जियाओ लो ने जवाब दिया। लो पिंगक्सियांग नई कार की उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुए और कहा, यह बैठने के लिए काफी आरामदायक है और शायद ही कोई शोर है। अपनी उपस्थिति से यह बहुत ही उच्च अंक और सुरुचिपूर्ण दिखता है। आपके पास बहुत अच्छा स्वाद है, श्री जियाओ। जियाओ लो बातचीत जारी रखे बिना मुस्कुराया। उसने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया। अचानक काले कपड़े पहने दो डराने वाले दिखने वाले लोग पार्किंग क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए और तेजी से उनकी ओर बढ़े। उनके चेहरों पर बुरी लकीरें थी और उनके इरादे स्पष्ट थे। वे युवा मास्टर यांग के अंगरक्षक हैं, लेकिन वे यहाँ क्या कर रहे हैं? लो जियांगपिंग ने उन लोगों को देखा जब वह कार से उतरी और उन्हें एक ही नजर में यांग होंगजी के अंगरक्षकों के रूप में पहचान लिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि डर उसके ऊपर हावी हो गया था। मेरे साथ परेशानी खोजने के लिए, मुझे लगता है। उन्होंने यांग होंगजी को बास्केटबॉल चैलेंज के दौरान 10 से 0 तक बुरी तरह से हराकर अपना चेहरा खो दिया। शेन किंगयान ने शियाओ लो को चेतावनी दी थी कि यांग होंगजी एक प्रतिशोधी व्यक्ति था और जियाओ लो को कम से कम आश्चर्य नहीं था कि उसने अपने अंगरक्षकों को स्कोर निपटाने के लिए भेजा था। दोनों अंगरक्षक शियाओ लो के सामने बुरी तरह से खड़े थे। उनके लंबे और मांसल शरीर ने उन्हें जियाओ लो को एक अपमानजनक तरीके से देखने की अनुमति दी। फिर उनमें से एक ने कहा, श्री जियाओ लो, कृपया हमारे साथ आओ। कृपया शब्द का उपयोग करने के बावजूद उसके स्वर में बिल्कुल कोई विनम्रता नहीं थी, बल्कि यह एक निर्देश था। मेरा एक सवाल है, अगर मैं आपके साथ जाने से इनकार कर दूं तो क्या होगा? जियो लो ने कहा। दोनों गार्डों ने एक दूसरे को देखा और तिरस्कार पूर्वक हंसे। वे जियाओ लो को ऐसे देख रहे थे जैसे वह एक काटने वाले बोर्ड पर एक मछली थी जो भरने की प्रतीक्षा कर रही थी। दूसरे अंगरक्षक ने कहा, अगर आप आने से इनकार करते हैं तो हमें आपको पीटना होगा और आपको खींच कर ले जाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक मरे हुए कुत्ते को खींच कर ले जाना। उसका साथी मुस्कुराया। कोई परेशानी मत करो, यह क्रिसेंट बे होटल है। अगर मैं चिल्लाता हूँ तो सुरक्षा गार्ड तुरंत आ जाएंगे। लो जियांगपिंग चिल्लाया और वह घबरा रही थी। मिस लो, आप इससे बाहर रहें। यहाँ इस लड़के ने हमारे युवा गुरु को क्रोधित कर दिया है और उसे अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ रही है। सुरक्षा गार्डों के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि जेड सम्राट भी अब उसे नहीं बचा सकता है। एहसान लो जियांगपिंग पर बड़ा हुआ, फिर अपनी नजर जियाओ लो की ओर वापस कर दी। ठीक है, क्या आप स्वेच्छा से हमारा अनुसरण करना चाहते हैं या हमें? हो, उसकी आवाज अचानक समाप्त हो गई क्योंकि जियाओ लो ने अचानक अपने साथी की छाती पर एक शक्तिशाली किक दी। एहसान ने केवल अपने चेहरे पर हवा के ब्रश को महसूस किया और एक दुखी चीख सुनी। उसका साथी एहजी उसके ठीक पीछे उड़ गया जैसे कि वह एक भारी ट्रक से टकरा गया था और लगभग 5 से 6 मीटर दूर जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एक दर्दनाक ग्रंथ के साथ एहजी ने अपना रात का खाना फेंक दिया क्योंकि उसकी नाक से खून बह रहा था। अध्याय 360 स्थानांतरित। एहसान घबरा गया था। उसने अभी-अभी अपने साथी एहजी को छाती पर एक ही लात से गोली की तरह उछलते हुए देखा था। वह उस किक के पीछे अविश्वसनीय शक्ति के बारे में सोचकर घबरा गया क्योंकि एहजी कम से कम 160 किलो वजन का एक स्ट्रैपिंग आदमी था। वे किस तरह के राक्षस का सामना कर रहे थे? यहाँ तक कि जब एहसान अभी भी सदमे की स्थिति में जमे हुए थे, जियाओ लो की दूसरी किक पहले से ही उस पर आ रही थी। एक प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया में एहसान ने तुरंत खुद का बचाव करने के लिए अपनी हथेलियों को बाहर धकेल दिया, लेकिन जैसे ही वे जियाओ लो के जूते के तलवे के संपर्क में आए, उन्हें अपने कार्यों पर पछतावा हुआ। उसने तुरंत अपनी आंतों को हरे रंग में बदलते हुए चित्रित किया क्योंकि प्रहार का बल भारी था। ऐसा लगा जैसे एक चार्जिंग बैल ने उसे टक्कर मार दी हो और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपते हुए पीछे की ओर उड़ गया। धमाका। एहसान दर्द और पीड़ा से चिल्लाते हुए एहजी से बहुत दूर फर्श पर गिर गया। यह देखकर कि जियाओ लो ने कितनी आसानी से 2 अंगरक्षकों को भेज दिया था, लो पिंगक्सियांग पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे। उसने अविश्वास के साथ फर्श पर कराहते हुए 2 विशाल पुरुषों को देखा। यह दूसरी बार था जब उसने जियो लो को कार्रवाई में देखा था, लेकिन यह उतना ही उल्लेखनीय था। कृपया मेरे लिए इसे पकड़ो। जियाओ लो ने लो पिंगक्सियांग को कपास कैंडी सौंप दी क्योंकि उनके पास अभी भी देखभाल करने के लिए अधूरा काम था। लो जियांगपिंग अपने सदमे से बाहर निकल आया और जियाओ लो पर अपनी आंखें बंद कर ली। बिना सोचे समझे उसने तुरंत दोनों हाथों से रुई की कैंडी ले ली और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें अब जियाओ लो पर टिकी हुई थी, जो गंभीर चेहरे पर था और अंगरक्षकों की दिशा में खतरनाक रूप से घूम रहा था। उसने अपने हाथों में कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन जब वह 2 अंगरक्षकों के पास पहुंचा तो उसने पार्किंग क्षेत्र के माध्यम से उनकी डरावनी चीखें सुनी। फिर उसने जियाओ लो को उनके ऊपर झुकते हुए देखा और बार-बार मुक्कों की गड़गड़ाहट सुनी। जियाओ लो द्वारा दिए गए हर झटके के लिए उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए और वह डर से तरबतर हो गई। केवल थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि अंगरक्षक किस स्थिति में थे और वह अब और देखना सहन नहीं कर सकती थी। वे बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनके चेहरे सुअर के सिर के आकार तक फूल गए थे। स्टॉप, हमें मारो कृपया, हम हार मान लेते हैं। 7 फीट लंबे एक आदमी का विशालकाय एहसान अब और सहन नहीं कर सकता था और आंसू में था, अपनी जान की भीख मांग रहा था। उन्होंने जियाओ लो से विनती की, मेरी पसलियां लगभग है भी टूटा हुआ, कृपया रुक जाइए। पास में एहजी जमीन पर पड़ा था, हवा के लिए बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसका चेहरा पहचान से परे चोट और सूजा हुआ था और उसे बाहर निकलने के बिंदु तक पीटा गया था। इसे अपनी बुरी किस्मत पर दोष दें। शियाओ लो ने व्यंग्य किया और फिर एहसान के चेहरे पर एक और मुक्का मारा। फिर वह खड़ा हुआ और अपने कपड़ों को सीधा किया, एक बार फिर शांत दिखाई दिया। यह बहुत बेहतर लग रहा था। शियाओ लो ने राहत की भावना महसूस की, खासकर एनएसए मुख्यालय की उनकी यात्रा के दौरान जो कुछ भी हुआ था। एहसान और एहजी के लिए इस समय उसकी तलाश में आना दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि उन्होंने खुद को जियाओ लो के पंचिंग बैग बनते हुए पाया जब उसे अपना गुस्सा निकालने की जरूरत थी। शुक्र है जियाओ लो ने उन्हें मारने के इरादे से नहीं मारा और उन्हें केवल कुछ बाहरी चोटों का सामना करना पड़ा जिसमें कोई टूटा हुआ अंग या टूटी हुई हड्डियां नहीं थी। वे शायद 4 से 5 दिनों में ठीक हो जाएंगे। वापस जाओ और अपने युवा गुरु को दूसरों को भेजने के लिए कहें जो अगली बार बेहतर लड़ सकते हैं। यह सबसे अच्छा है अगर वह उन्हें भेजता है जब मैं खराब मूड में होता हूँ ताकि मैं उन्हें अपने पंचिंग बैग के रूप में उपयोग कर सकूं। इस तरह वह मेरी अनंत कृतज्ञता प्राप्त करेंगे।
अन्यथा मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा और एक बार ऐसा होने के बाद मैं खुद उसके घर जाऊंगा और उसे अपने पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल करूंगा। उसे यह बताओ। शियाओ लो अपने अंगरक्षकों के माध्यम से युवा मास्टर यांग को एक स्पष्ट चेतावनी भेज रहा था क्योंकि वह उन्हें जमकर घूर रहा था। यांग होंगजी जैसे अमीर परिवार के एक बिगड़ैल बच्चे ने उसे नाराज करने का अधिकार अर्जित नहीं किया। ऐसा व्यक्ति चारों ओर घूमने वाले एक घरेलू मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं था। और जब तक यह घरेलू मक्खी उसे परेशान नहीं करती थी तब तक वह उसे कोई ध्यान नहीं देगा। हाँ, ठीक है। डर से भरे एहसान ने अपने सूजे हुए चेहरे पर अपने हाथों को पकड़ लिया क्योंकि वह बार बार जियाओ लो की ओर सिर हिला रहा था। इसके बाद शियाओ लो अपनी कार में वापस चले गए और अपने हाथ धोने के लिए मिनरल वाटर की एक बोतल निकाली। इसके बाद ही उन्होंने लो जियांगपिंग से कपास कैंडी वापस ले ली। वह उस पर मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद। हाँ। ओह नहीं, आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, लो जियांगपिंग ने जवाब दिया और घबराहट से मुस्कुराया। वह अभी भी जियाओ लो को यांग होंगजी के दो अंगरक्षकों के साथ इस तरह के बर्बर तरीके से निपटने के आघात से उबर रही थी। उसने जमीन पर पड़े दो लोगों को देखा, दर्द से कराहते हुए, और सोचा कि उसने इसे कितना सरल बना दिया था और फिर भी अंगरक्षकों को कितनी बेरहमी से पीटा गया था। जैसे ही जियाओ लो लिफ्ट की ओर बढ़े, लो जियांगपिंग ने अपनी गति बनाए रखने के लिए दौड़ लगाई। वह अचानक कार पार्क में असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन मजेदार बात यह है कि वह जियाओ लो के बगल में सुरक्षित महसूस करती थी जिसने दृश्य बनाया था। जियाओ लो तुरंत अपने अपार्टमेंट में नहीं लौटा, लेकिन इसके बजाय सूली के स्थान पर चला गया। जब वह दरवाजे से चला गया तो उसने तुरंत लिविंग रूम के सोफे पर सूली का पतला और सुरुचिपूर्ण रूप देखा। सोफे के सामने विशाल टीवी स्क्रीन पर एक टॉम एंड जेरी कार्टून चल रहा था। सू जियाओबेई सूली के साथ वहां थे, उनके खिलाफ झुके हुए थे और पूरी तरह से शो में लीन थे। जैसे ही वह अपनी बड़ी पलक झपकती आंखों से टीवी को देख रही थी, वे काले रत्नों की एक जोड़ी की तरह लग रहे थे। फिर जैसे कि टेलीपैथी द्वारा सू जियाओबेई ने तुरंत अपना सिर दरवाजे की दिशा में मोड़ दिया जब जियाओ लो ने प्रवेश किया। जब उसने जियाओ लो को देखा तो वह तुरंत सोफे से कूद गई, अपनी छोटी बाहों को बढ़ाया और उत्साह से डैडी चिल्लाते हुए उसकी ओर झुक गई। जियाओ लो बैठ गया, इंतजार कर रहा था कि वह उसे गले लगाने के लिए आए। पिताजी, क्या यह मेरे लिए है? सू जियाओबेई ने जल्दी से जियाओ लो के हाथ में कपास कैंडी देखी। जियाओ लो ने सिर हिलाया। हाँ, यह तुम्हारे लिए है। धन्यवाद पिताजी। छोटी लड़की ने खुशी से कपास कैंडी ली, अपना छोटा मुंह खोला और इसका स्वाद लिया। उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने एक और शब्द के बिना इसका स्वाद लेना जारी रखा। सूली लापरवाही से चला गया, जियाओ लो की ओर देखा और कहा, इन अस्वास्थ्यकर स्नैक्स को खरीदने की कोशिश न करें। चिंता मत करो, यह बहुत बार नहीं होगा, जियाओ लो ने सू जियाओबेई के सिर को प्यार से सहलाते हुए जवाब दिया। सूली ने सू जियाओबेई के कपास कैंडी खाने के बारे में कोई और मुद्दा नहीं बनाया और उसने विषय बदल दिया। मैंने सुना है कि तुमने आज एक कार खरीदी है। हाँ, जियाओ लो ने सूली को अनुपस्थित रूप से जवाब दिया, उनका ध्यान अभी भी सू जियाओबेई पर था। सूली ने फिर पूछा, यह कौन सी कार है? एक चंपी। प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं है और इसकी उपस्थिति बहुत उत्तम दर्जे की और उच्च अंत दिखती है, लो जियांगपिंग ने कहा। यह एक घरेलू उत्पाद है ना? हम यह समझ में आता है, अपनी वर्तमान क्षमता के साथ वह केवल इस मूल्य सीमा की कारें प्राप्त कर सकता है। सूली ने जानबूझकर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, लेकिन जब उसने देखा कि जियाओ लो ने थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने उसे इतना परेशान किया कि उसने अपने दांतों को पीस लिया। वह नाराज थी कि यह आदमी जो उसे पहली बार ले गया था और अब उसका पति था, उसने आत्मप्रेरणा का एक औंस नहीं दिखाया। क्या वह पहले से ही सिर्फ एक औसत कार से संतुष्ट था? सू जियाओबेई के साथ समय बिताने के बाद जियाओ लो अपने अपार्टमेंट में लौटने के लिए उठ गया। स्वाभाविक रूप से सूली ने उसे रहने के लिए नहीं कहा, लेकिन केवल यह पूछा कि क्या उसने रात का खाना लिया था। जब उसने जवाब दिया कि उसके पास था, तो वह सोफे पर वापस चली गई और अपना पढ़ना जारी रखा। एक सेलिब्रिटी के रूप में उन्हें लगातार समाज में रुझानों के बराबर रहना था। अपने अपार्टमेंट में लौटने के बाद जियाओ लो को सुखद आश्चर्य हुआ। घर के हर कोने को साफ सुथरा कर दिया गया था। वॉशिंग मशीन में उन्होंने जो कपड़े छोड़े थे, जिन्हें वह लौटने के बाद बालकनी में लटकाने का इरादा रखते थे, वे पहले ही लटक चुके थे। उनकी विशाल दो स्तरीय अलमारी अब नए कपड़ों, टाई और चमड़े के जूते से भरी हुई थी। औपचारिक पहनने और आकस्मिक पहनने को भी दो वर्गों में व्यवस्थित किया गया था। निस्संदेह सूली ने उसके लिए ये सब तैयार किया होगा। किसी अकथनीय कारण से जियाओ लो ने घर होने से अचानक गर्मी महसूस की। अपार्टमेंट अब ठंडा महसूस नहीं करता था, लेकिन अब एक आरामदायक माहौल था। उसने तुरंत कुछ कपड़े पहनने की कोशिश की। वे अच्छी तरह से फिट थे और वे सभी अपनी पसंदीदा शैलियों में भी थे। जियाओ लो निश्चित रूप से द्रवित हो गया था और यद्यपि सूली ने उसे कभी भी गर्मी और दयालुता नहीं दिखाई थी, लेकिन उसने जो किया था वह उसे गहराई से छू गया था। उन्होंने सोचा कि क्या सूली के वाणिज्यिक शूट के बारे में लो जियांगपिंग का बयान एक झूठ के अलावा कुछ नहीं था और सूली शायद इसके बजाय पूरे दिन मॉल में खरीदारी करने गए थे।